अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल्स हब। तो जी आज की जो हम लोग की नावल जो चल रही है ख्वाब शीर्षक के अस कलम इफ़त सहर ताहिर। चलिए जी पढ़ते हैं आज की इस नावल की 5वीं किस्त की जानिब। सौम्या, तुमसे कोई मिलने आया है। इसकी रूम में ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर इसे इतला पहुंचाकर वापस गुम हो गई थी। वो जो बहुत बेजारी सी बिस्तर पर नींद दराज संजीदगी से वापस शारजा जाने का सोच रही थी, बुरी तरह चौंकी। मुझसे मिलने? उलझन भरे अंदाज में इसने दोहराया था। फिर उठकर चप्पलों में पाँव डाले और हाथ से ही कमीज़ की शिकने दूर करती कमरे से निकल आई। इसकी क्लास फेलो हुमा किताबों का अंबार लिए अपने कमरे में दाखिल होते हुए इसे देख कर ज़रा देर को रुकी। बड़ा ड्रेसिंग मुलाकाती है सौम्या तुम्हारा, वो बड़े मुतासिर होने वाले अंदाज में बोली तो सौम्या के जहन में कुछ क्लिक सा हुआ। रस्मी सी मुस्कुराहट हुमा की तरफ उछाल कर वो तेज़ कदमों से वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही दहलीज पर ठिठक गई, दोनों हाथ अपने पहलुओं पर जमाए खड़ा। वो सामने दीवार पर लगी कैलेंडर पर गौर खौज कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे पलटा तो सौम्या को सामने पाकर मुस्कुरा दिया। वह दरवाज़ा छोड़कर संजीदा सी अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो वैसी ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। मुझसे मत पूछा करो, मुझे तुम्हारा ये रवैया बता देता है कि मैं कैसी हूँ। इसकी खुद तरसी ऊद कर आई। अंदाज हद दर्जा तल्ख था। मोहित ठिठक कर इसे देखा, फिर नॉर्मल से अंदाज में बोला, मामा उदास हो रही है तुम्हारे लिए, उन्होंने भेजा है मुझे। वजाहत मत दो, तुम्हें देखकर मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हुई। सौम्या का अंदाज हनूस नाराज़ी लिए हुए था। कमौनिया, सुबह उठते ही शीशे में अपनी शक्ल तो नहीं देख ली? मोहित ने इसे खफीफ सा घूर कर देखा। वो सीने पर बाजू लपेटे वैसे ही हटेले अंदाज में खड़ी रही, जवाब नहीं दिया। यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक चल रही है, छुट्टियाँ हो गई है तो घर आ जाओ। तुम तो हॉस्टल से चिमट कर रह गई हो। मोहित ने उसे घुरका था। 3 तो छुट्टियाँ हैं, गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा। मैं यही ठीक हूँ, सौम्या ने खफीफ से कहा तो इसके सामने आँख खड़ा हुआ। तो ये सब जाकर मामा से कह दूँ? उसने घूर कर पूछा। सौम्या ने ज़रा सी पलकें उठाकर उसे देखा। अगर तुम खुद से मुझे लेने आते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कि मेरे दोस्त को मेरी फ़िक्र है। फुप्पू तो मुझे याद करती ही रहती हैं। इसने नरोठेपन से कहा तो मोहित को हंसी आ गई। अल्लाह माफ़ करे सौमी, कितनी मुश्किल साइकी होती है तुम लड़कियों की। अल्लाह की बंदी फिक्र थी तभी आया हूँ लेने, वरना मामा से कहता कि छोड़े, उसे आना होगा तो आ जाएगी। वो उसे छेड़ रहा था। सौम्या ने मुंह फुलाया और पलट गई। फिर मोहित आफंदी के लिए क्या हुक्म है? मोहित पीछे से हाँक लगाई। दरवाजे से निकलते हुए चेहरा मोड़ कर वो गुर्राई, बैठे रहो आराम से, खबरदार यहाँ से हिले भी तो। आ रही हूँ मैं। वो सीने पे अपना दाहिना हाथ रखकर एहतरामन ज़रा सा झुका और बड़ी फर्माबरदारी से सोफे पे बैठ गया। सौम्या अपनी मुस्कुराहट छुपाती बाहर निकल गई। वो सिमरा के सीने से लगे तो अंदर तक एक तमानियत उतर गई। अभी तो बड़ी मोहब्बत और लाड़ आ रहा है फुप्पू पर, और वहाँ से मोहतरमा का दिल नहीं कर रहा था घर आने को। मोहित ने सामने बैठते हुए दिलचस्प नज़रों से सौम्या को देखकर शिकायत लगी तो समरा हंसने लगी। तुम्हारे पास तो टाइम होता ही नहीं किसी को लिफ्ट करवाने का। सौम्या ने इसे घूरा था, साथ ही इनकी गवाही भी डाल दी तो समरा मुस्कुराती। हंसी और बातों की आवाज़ सुनकर किचन की तरफ जाती महरमा तजस्सुस के मारे लाउंज में आई तो पहली नज़र सामने बैठे बड़े फ्रेश मूड में कोई किस्सा सुनाते मोहित पर पड़ी और सिमरा के साथ जुड़कर बैठी सौम्या। वो फ़ौरन पलटना चाहती थी मगर इसी इस्ना में वो तीनों इसे देख चुके थे तो इसे सलाम करना ही पड़ा। जाओ जाकर पहले कोल्ड ड्रिंक भेजो और फिर चाय का इंतज़ाम करो। महरमा को झटका सा लगा। ये ऑर्डर मोहित की तरफ से जारी हुआ था। इसने बेख्तियार मोहित को देखा, वो सीरियस था। महरमा को सुबकी का एहसास हुआ। अभी 2 दिन पहले ही तो इसने बाजू से पकड़ कर इसे कमरे से बाहर निकाला था और आज ये मुलाजमत जैसा बर्ताव। वह लब भींचे पलट गई। दिल तो बेख्तियार चाहा कि इसे मुंह तोड़ जवाब दे, मगर फिलहाल वो गुस्सा दबा गई। सौम्या ने मोहित के लबों पर फैलती महजूज कुन मुस्कुराहट को गौर से देखा था। मुबीन आफंदी बाअदब से आगा जान के कमरे में कुर्सी पर बैठे थे, तकिए से टेक लगाए, सीने पे किताब औंधी रखी। आगा जान अपने बिस्तर पे नीम दराज थे। आगा जान, आपने बहुत बड़ा फैसला किया है अकाउंट्स का शुबा मोहित के हवाले करके। वो दबे अल्फाजों में बोले तो आगा जान ने तादेबी नज़रों से उसे देखा। बेवकूफ़ नहीं है वो और ना ही बच्चा है। देखा नहीं कैसे बाप की सीट संभालनी है इसने, बल्कि तुम लोगों का आधा बोझ भी बांट लिया है। वो तो ठीक है आगा जान, मगर अकाउंट्स का शोबा तो हमेशा से आपकी ज़ेरे निगरानी रहा है। वो बिन आफंदी मुतमईन नहीं थे। अब भला वो अपने कौन से दोगुना छोटे कल के बच्चे की मेज़ पर चेक भेज कर अप्रूवल का इंतज़ार किया करेंगे? मुझे मोहित पर पूरा भरोसा है मुबीन, और वैसे भी अब मेरे आराम के दिन है। मेरा पोता
میرا ایک بازو مل گیا ہے مجھے، وہ تفاقر آمیز انداز میں بولے تو مبین افندی نے مزید بحث بیکار جانی اور بات ہی بدل دی۔ طلال کی والدہ شادی کی تاریخ لینا آنا چاہتی ہے۔ طلال نے اب کاروبار میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اپنا بزنس ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ آقا جان پر سوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ موہت گھر کا بچہ ہے، اس کے بارے میں سوچ لیتے مبین۔ وہ آقا جان کی بات بہت اچھی طرح سمجھے۔ بالکل آقا جان، گھر میں دوسری بچیاں بھی ہیں جو جس کے نصیب میں ہوا۔ پھر میں طلال کے گھر والوں کو آنے کا کہہ دوں، تاریخ آپ بتا دیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات لپیٹی تھی۔ آقا جان نے تفصیلی بات چیت کے بعد وہ کمرے میں آئے تو صدیقہ منتظر تھی۔ اللہ کرم کرے، انہوں نے ساری بات سن کر آقا جان کا موہت اور مہرماں کے متعلق موقف سنا تو بے ساختہ کہہ اٹھی، اللہ خیریت کے ساتھ یہ وقت گزارے، سب نے ہی نظر رکھ لی میری بچی پر۔ وہ ناگواری سے بولی، ایسی بات نہیں ہے صدیقہ، آقا جان نے موہت کو صحیح معنوں میں وارث مان لیا ہے، اسی لیے ان کا خیال ہے کہ گھر کی کوئی بچی ہی اس سے بیائی جائے تاکہ جائیداد کا مسئلہ نہ بنے۔ خیر موہت سے کسی کی شادی ہو یا نہ ہو، مگر میری بچیوں کا حصہ اس زمین و جائیداد میں انہوں نے تنک کر کہا تھا۔ پھر انہیں ہلکا سا گھور کر دیکھا، اور سمرا کے بیٹے کو تو میں مر کر بھی داماد نہ بنا ہوں۔ پہلے ہی ان کی ماں بیٹے کے مزاج تو 7ویں آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے سروں پر چڑھ کے ناچیں گے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، موہت کے طور اتوار میں پہلے سے کافی تبدیلی آئی ہے، پہلے جیسا شدت آمیز رویہ نہیں ہے اب اس کا۔ مبین صاحب نے اعتراف کیا تھا، میٹھے نہیں بنیں گے ماں بیٹا تو میٹھے میٹھے ہپ ہپ کیسے کریں گے؟ وہ چمک کر بولی۔ مبین صاحب نے تحیر سے انہیں دیکھا، پھر بات سمجھ کر بولے، صلاح میں تم عورتوں کی سوچ کی گہرائی کو، بھائی یہ سب تو ویسے بھی اسی کا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی شخصیت پر پردے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدیقہ کسی پر بھی اعتبار کر لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تادیبی انداز اپنایا تو وہ نقوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ان کا سمرا سے روابط بڑھانے کا قطعاً ارادہ نہ تھا، بے شک وہ کتنی بھی اچھی بن جاتی۔ بہرحال خوشی کی خبر یہ تھی کہ آغا جان نے مہرماں اور طلال کی شادی کی تاریخ طے کرنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ ان کے دل میں سکون کی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب موہت اور سومیہ کچن میں داخل ہوئے تھے۔ میں ناشتہ لا رہی تھی بس۔ مہروں نے مسکرا کر سومیہ کو دیکھا۔ کس کا ناشتہ؟ موہت نے بھویں اچکا کر استفسار کیا۔ تمہارے اور سومیہ کے لیے، باقی سب تو کر چکے۔ مہرماں کو مجبوراً ان سے بات کرنی پڑی، ورنہ تو جس دن سے اس نے کمرے سے باہر نکالا تھا وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت ظاہر لگنے لگا تھا۔ مہربانی محترمہ، تم اپنے یہ تجربات طلال صاحب پر کرنا، مجھے لیبارٹری بننے کا شوق نہیں ہے۔ چلو سومی، میرا ناشتہ تم تیار کرو گی؟ وہ اس قدر صاف گوئی بلکہ منہ پھٹ ہونے کا مظاہرہ کرے گا مہرماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے، کل ہی طلال کے گھر والے ٹھیک 1.5 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر کے گئے تھے، اور اسی وجہ سے تائی جان نے کچن کی آدھی ذمہ داری گویا مہرماں پر ہی ڈال دی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مہرو کو کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ دل چاہا ہاتھ میں تھامی 2 فرائی انڈوں والی پلیٹ موہت کے سر پر دے مارے۔ ابھی کل تو کولڈ ڈرنکس لانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ اوفو، میں نے تو ساری عمر ہاسٹلز میں گزاری ہے موہت، مجھے کیا پتا کیسے ناشتہ کھانا بنتا ہے؟ سومیہ ڈھٹائی سے ہنس کر بولی تو موہت نے اسے ہلکا سا گھورا، پھر مہرماں کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ کو دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بندہ منہ سے بات نکالنے سے پہلے ایک بار سوچ ضرور لے۔ مہرماں نے تلخی سے کہہ کر پلیٹ کاؤنٹر پہ پٹکنے والے انداز میں رکھی تھی۔ آئی ایم سوری مہرماں، اس کی تو عادت ہے فضول باتیں کرنے کی، میں تو یہی ناشتہ کروں گی، ڈونٹ وری۔ سومیہ کا دل فوراً پسیج گیا۔ ویری گڈ، کیونکہ یہ جو بریڈ اور انڈے تھے میں نے بنا دیے، اب کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، اور اگر نہیں کھانا تو بھی یہی کھانا ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی سلگ کر باہر نکل گئی۔ اف، سومیہ حیرت سے موہت کو دیکھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی صرف تم ہی ہو جانے کس پر پڑے ہو، مگر تمہارا سارا دھدیال ہی ماشاءاللہ سے، موہت نے بے اختیار کہا لگایا تھا، پھر وہ ناشتے کا جائزہ لینے لگا۔ چلو جلدی سے باہر نکل کر، شکل سے تو مزیدار لگ رہا ہے۔ بہت بدتمیز ہو موہت، اس بیچاری کا خون کیوں جلایا پھر؟ اچھا ہے شادی ہے کچھ دنوں میں اس کی، اتنا خون بنا کر موٹاپا لانے کی ضرورت ہے؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ سومیہ ہنستے ہوئے ناشتہ ٹرے میں رکھنے لگی۔ گلنار کا فون تھا۔ واش روم سے نکلتے کبیر نے لپک کر موبائل اٹھایا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہوں؟ ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ پلوشا اور بی بی گل کیسی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے باقی دونوں بہنوں کا حال پوچھا تھا۔ ہم تو سب ٹھیک ٹھاک ہیں لالا، تم ہی شہر جا کر بھولے ہوئے ہو ہم کو۔ گلنار اس سے 1 سال بڑی تھی، پھر پلوشا تھی، اور ان سب سے بڑی گل افشا، جسے وہ سب بی بی گل کہتے تھے۔ گلنار بڑی ہونے کے باوجود اکلوتے بھائی کو پیار سے لالا کہہ کر بلاتی تھی۔ کیسے بھول سکتا ہوں پگلی، اور ہے ہی کون اب دنیا میں میرا؟ وہ آرزدہ ہونے لگا۔ آقا جان سے تم نے کی
آغا جان سے بات کی تم نے لالا؟ بات کرنے سے کچھ نہیں بننے والا گلناز، یہاں ہر کسی کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے۔ اس کے چہرے سے سرخی جھلکنے لگی، انداز سلگتا ہوا سا تھا۔ تم ایک بار بات کر کے دیکھو، گلناز نے سوال کیا۔ کہہ کر دیکھ چکا ہوں گلناز، مگر 3 نسلوں سے انہوں نے غلامی کی جن زنجیروں میں ہمیں جکڑا ہوا ہے نا، ان زنجیروں پہ لگے تالوں کی چابی تو جیسے یہ گم ہی کر چکے ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو پھر لالا مجیب کے گھر والے تو میرا جینا مشکل کر دیں گے۔ میں تو انہیں یہی آس دلا رہی ہوں کہ جلد ہی لالا کوئی حل نکال لے گا۔ وہ بے بسی سے روحان سی ہونے لگی۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، تم پریشان مت ہو، کبیر نے اسے تسلی دلائی تھی۔ فون بند کر کے وہ کھڑکی میں کھڑا ہوا تو سخت کبیدہ خاطر تھا۔ آغا جان نے 3 نسلوں کی وفاداری کو بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھا تھا، اور اگرچہ کبیر کو انہوں نے اپنے دست راز بنا رکھا تھا، مگر غلاموں کو آزاد کرنا ان کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ وہ نسوانی کہہ کہو کی آواز سے چونکا۔ اس کی کمرے کی کھڑکی سے لان کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا۔ لان میں ملاحہ فرزین محلے کے بچوں کو جمع کی کرکٹ کھیل رہی تھی، اور یہ لڑکی اس نے بیٹ ہاتھ میں تھامے بلے کے لیے فرزین سے لڑتی ملاحہ کو نگاہ بھر کے بھی نہ دیکھا اور پلٹ گیا۔ یہ شہزادیوں کی سی آن بان والی اس سے خفا اور لڑتی جھگڑتی کیا اسی مقابل تھی کہ اسے مہرہ بنایا جاتا؟ وہ نفی میں سر ہلاتا دل سے اٹھتی آواز کو سختی سے رد کر رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری تھی۔ تائی جان اور چچی جان کا ارادہ نہ صرف بازار جانے کا تھا، بلکہ راستے میں طلال کے گھر کے بھی چکر لگانے کا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، میری تو ابھی ساری ہی شاپنگ رہتی ہے۔ تزین جو اتنے دنوں سے مردہ دل سی پڑی تھی، ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ شکر ہے تمہیں بھی ہوش آیا۔ سائرہ چچی نے اسے گھورا، پھر تائی جان کو یاد دلایا، بھابھی لگے ہاتھوں طلال سے شیروانی بھی چیک کرا لیں، کالر کا تھوڑا سا فرق تھا نا ناپ میں۔ ہاں اسی لیے راستے میں ادھر سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ وہ بولی طلال ان لوگوں کے آنے کی خبر تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ میں بلاتی ہوں اسے، کسی دوست کا فون آیا تھا، وہی سنتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ طلال کی بھابھی نے کہا۔ تائی جان تو طلال کی ماما سے محو گفتگو تھی۔ میں جاتی ہوں، ذرا سرپرائز دو محترم کو۔ تزین مسکراتے ہوئے اٹھی تو بھابھی وہی خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر لمحہ بھر طلال کی اجازت کے انتظار میں کھڑی رہی۔ کم ان۔ اجازت ملتے ہی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ جیکٹ پہنتا شاید باہر آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر تزین کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ واٹ اے سرپرائز! ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ آخر آ کر تمہیں سرپرائز ہی کر دوں۔ تزین مسکرائی۔ وہ پلٹ کر بال برش کرنے لگا۔ ویسے اگر ساتھ مہرو کو بھی لے آتی تو سرپرائز کا مزہ دوبالا ہو جاتا۔ وہ آئینے میں تزین کو دیکھتا شرارت سے بولا تو تزین مسکرا بھی نہ سکی، خود پر پرفیوم چھڑکتا۔ وہ تزین کی خاموشی پر بھی غور کر رہا تھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ وہ قدرے حیران تھا۔ تزین کا دل بھر آنے لگا۔ تم نے مہرو کو کیوں پسند کیا طلال؟ اس کا انداز عجیب تھا اور سوال عجیب تر، مگر طلال بنا سمجھے مسکرا دیا۔ پہلی بار اسے میں نے کیمسٹری لیب کے باہر دیکھا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے آج کل محض مہرما کا نام ہی کافی تھا۔ تم بتاؤ، کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے پسند نہ کیا جائے؟ وہ بہت دل پسند مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ تزین کے دل میں بہت کچھ جلا اور بہت کچھ ٹوٹا، اور یہ جلن کی ٹوٹ پھوٹ ہی تھی جو اسے بے اختیاری پر مجبور کر رہی تھی۔ کیوں طلال، تمہیں کیمسٹری لیب کے باہر کھڑی مہرما آفندی دکھائی دی تو ساتھ کھڑی تزین آفندی کیوں نظر نہ آئی؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تو اب کی بار طلال اس کی بات اور کیفیت کو نظر انداز نہیں کر پایا۔ کیا ہو گیا تزین؟ ہم اچھے دوست تھے، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اچھی ہے اور میں صرف دوست۔ تزین کے منہ سے لفظ نکلے تھے یا اس نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیلا تھا؟ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ تزین، وہ حد درجہ بے یقینی میں گھرا، محض اتنا ہی کہہ سکا۔ زب سے گلابی پڑتی آنکھوں میں نمی کی چمک اسے سب بتا گئی جو تزین کے لفظوں سے بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مہرما بہت لکی ہے، اسے ہمیشہ سے سب کی توجہ ملی۔ یہ شاید اسے طریقہ آتا ہے سب کی توجہ حاصل کرنے کا۔ وہ آغا جان ہو، تم ہو یا موحد آفندی، وہ دل گرفتی سے کہہ رہی تھی۔ طلال نے ناگواری سے ٹوکا، فضول باتیں مت کرو۔ وہ پلک کی نوک پر اٹکے آنسو کو انگلی اور انگوٹھے سے جھٹکتے ہوئے تلخی سے ہنسی، پھر طلال کی طرف دیکھا اور چیلنجنگ انداز میں بولی، یہ فضول باتیں نہیں، تلخ حقیقت ہے اور تم بھی جانتے ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ تم اس حقیقت کو اپنا وہم سمجھ کے ٹالنے پہ مجبور ہو۔ وہ میرا وہم ہی تھا تزین، تو مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو، طلال نے قطعی مگر سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا طلال؟ تزین نے حیرت اور قدرے دکھ سے اسے دیکھا۔ ابھی چند لمحوں پہلے ہی جذباتیت میں گھر کر اپنے جذبات طلال پہ آشکار کر چکی تھی، ایسے میں وہ اب جو بھی کہتی طلال کو جھوٹ اور من گھڑت ہی لگتا۔
تم زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہو تزین، مجھے واقعی ان سب فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب چلے، میرے خیال میں سب باہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے دروازے کی طرف بڑھا۔ طلال، تزین نے بے چین ہو کے سے آواز دی۔ آنٹی میری بارات کی شیروانی لے کر آئی ہے تزین، اگلے ماہ میری شادی ہو رہی ہے مہرو کے ساتھ، میرے خیال میں اتنا سب تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وہ چپتے اور تلخ لہجے میں کہہ کبھی نہ رکے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ تزین وہیں کھڑی اپنا ضبط آزما رہی تھی، در حقیقت اس کا کھل کر اپنے عظیم نقصان پر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس کی ماں ٹھوکر کھا کر سڑک پر گری، اس کی پیشان خون آلود تھی۔ امی، اس سرد رات میں سڑک پر 14 سالہ نمیر وقار افندی بھلک بھلک کر رو دیا تھا، مگر سیاہ خاموش رات اور گہرے بادلوں کے سوا اس کی آواز سننے والے کوئی نہ تھا۔ وہ کسمسا کر ایک دم سے جاگا تو تنفس تیز تر تھا، چند ثانیے سے چت لیٹا وہ اس خواب کو دہراتا رہا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ خواب پہلے مسلسل اور اب وقفے سے دکھائی دیتا تھا اور نمیر کو پوری جزیات اور سمیت یاد تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ یہ صدیقہ ہی تھی جنہوں نے اسے گناہوں کی پوٹلی اور نہ جانے کس کی اولاد کہا تھا۔ انہوں نے آغا جان کا دھیان ایک بار بھی نمیر افندی کے معصوم چہرے کی طرف نہیں کرایا تھا۔ ایک ماں ہو کر دوسری ماں کے ساتھ دینے کے بجائے مخالف کیمپ میں کھڑی زرنگار پر تابڑ توڑ حملے کرتی رہی۔ بعض اوقات ہم انسان اپنے رویے اپنے الفاظ سے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت عموماً روحانی ہوا کرتی ہے۔ ان کے غلیظ الفاظ نمیر افندی کے کانوں میں ہی نہیں بلکہ دماغ میں بھی اترے اور نقش ہو گئے تھے۔ وہ پانی کا گلاس حلق میں انڈیل کر اٹھا اور کھڑکی کی جانب سامنے جا کھڑا ہوا۔ باہر چلتی سرد ہوا سے اسے درختوں کے پتے لہرا رہے تھے۔ انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت اس کی راہ میں آ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان سے پہلو تہی ممکن نہیں ہوتی، مجبوراً ان گناہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا پڑتا ہے، تبھی اپنی بہت بھیانک شکل نظر آتی ہے انسان کو۔ وہ یک ٹک اندھیرے میں گھور رہا تھا اور ذہن میں بہت سی گڈ مٹ آوازیں چہرے گھومتے تھے۔ ظالم اور تنفر آغا جان اور صدیقہ بیگم، جو شاید اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہ تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس گھر میں سوائے فاران افندی کے کسی نے ان کا ساتھ دیا ہی نہ تھا، اور اب وہ سب لوٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سب جو انہی لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ وہ خود سے کیا عہد دہرا رہا تھا۔ وہ ابھی سومیا کو چھوڑ کر آیا تھا اور آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دندناتی ہوئی مہرما اس کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی موہت، تم اس طرح کا رویہ اختیار کر کے مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند کر ڈرائیونگ کی تھکاوٹ اتارنے کا سوچ رہا تھا۔ بے اختیار سیدھا ہوا اور وہ غصے میں تھی۔ یہی کہ میں نے تمہارا موبائل واپس کر کے غلطی کی ہے اور اس کی سزا اب تم مجھے ایسے دو گے؟ اس نے اضافہ کیا۔ میرے اس رویے کا سمپل سا مطلب ہے مہرما، اور وہ یہ ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مہرما تل ملائی۔ مائی فٹ، تم جیسے بھی ہو، مگر ہر کسی کے سامنے تمہیں میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اکیلے میں اجازت ہے کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرما تپ اٹھی۔ ذرا سی اسے فیور کیا دے دی، تم تو سر پہ چڑھتے جا رہے ہو۔ معذرت کر لی تھی میں نے، صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ طلال ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، اور آئی ایم سوری ٹو سے تمہیں بھی وہ کوئی خاص پسند نہیں کرتا۔ وہ بڑی صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ کبھی اسے بھی بتا دینا کہ میں اسے کیا سمجھتا ہوں۔ موہت نے عام سے انداز میں کہا تو اس کے تلووں پہ لگی سر پر بھجی۔ شٹ اپ، تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ وہ جانتا ہے کہ میں اسے کیا سمجھتی ہوں۔ اسے جھاڑتے ہوئے وہ میں پہ زور دے کر بولی تھی۔ اللہ رے، یہ انداز شعلے بیان، گویا مہرما افندی کو کسی کو خاص سمجھ لینا کوئی کمال ہے جو طلال نے حاصل کر لیا ہو۔ تم چاہو تو تمہاری اس بات پر تالیاں بجا کر داد دے سکتا ہوں۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا مگر مذاق اڑاتا تو مہرما کو محسوس کیا تھا۔ تم برائے مہربانی صرف اتنا کرو کہ دوستی نہیں نبھا سکے تو دشمنی بھی مت نبھاؤ۔ وہ اس قدر انسلٹنگ رویہ رکھو گے تو میں بھی کم نہیں کروں گی، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ اس سے پتہ نہیں کتنی عاجز آ چکی ہو۔ دوستی تم نے ختم کیے مہرما افندی، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کے مد مقابل آیا۔ اور جہاں دوستی نہ ہو وہاں پھر دشمنی ہی ہوا کرتی ہے، مگر میں دشمن بھی دیکھ بھال کر بنانا پسند کرتی ہوں۔ رشتہ دار تو اللہ کے دین ہوتے ہیں، کم از کم دشمن تو بندہ چن کر بنائے، وہ تڑق کر بولی۔ لاؤنج میں داخل ہوتا سمرا بری طرح چھٹکی۔ مہرما، ذرا اپنی زبان کو کل لگام دینا بھی سیکھو، بہت تھوڑے دن رہ گئے تمہاری شادی میں، سسرال میں لڑکیوں کی اتنی تیز زبان برداشت نہیں کی جاتی۔ سمرا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے چپتے لہجے میں کہا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، مگر جواب دینے کی پابندی تو مہرما پر تھی۔ صدیقہ تو اس پابندی سے مستثنی تھی۔ کچن سے گویا اڑتی ہوئی باہر آئی۔
वाकई अपनी चची की मिसाल इसके सामने है, तुम्हारा भी तो यही कसूर था, ऊंची आवाज में बोलना और जबान चलाना। यूं ही तो 14 साल का बनबास नहीं काटा तुम लोगों ने। मोहित ने आगे बढ़कर गुस्से से लाल पड़ती समरा के शानों पर फौरन बाजू फैलाया और इन्हें लिए इनके कमरे में चल पड़ा, मगर यूं इसकी आवाज सिद्दीका बेगम और महरमा की समातों से टकरा रही थी। कूल डाउन मामा, आप जानती है अफंदी हाउस वालों की जबान कैसे जहर उगला करती है। 14 सालों में हमारा बनबास खत्म हुआ है तो ज़रूरी नहीं इनका जहर भी ख़त्म हुआ हो, सो रिलैक्स हो जाए। उफ, महरमा तिल मिलाई। देख लिया, इसी दिन के लिए मना करती थी उसे मुंह लगाने को, जैसी माँ मुंहफट वैसी ही बेटा भी। सिद्दीका बेगम तनफुर से बोली थी, अब सोच लिया है अम्मी, ज़िंदगी भर इस शख्स को मुँह नहीं लगाऊंगी। महरमा तिनक कर बोली, बहुत सी बातें हम यूं ही मुंह से निकाल दिया करते, मगर यही बात कभी कभार किस्मत से मेल खा जाती और इसीलिए पहले सोचो समझो और फिर बोलो। महरमा की शादी हो रही है नुमेर, सोमिया ने झिझकते हुए इतला दी थी। लम्हे भर को वो खामोश हुआ, फिर सदमोहरी से बोला, जानता हूँ मैं, तुमने क्या यही खबर देने के लिए कॉल की थी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम अपना दिल और जहन बदल लो। क्या मोहित अफंदी के साथ भी यही सब नहीं हुआ? अगर वो अपना अंदाज बदल सकता है तो नुमेर अफंदी क्यों नहीं? वो जज्बाती होने लगी। मोहित अफंदी का बदलना बनता है सोमिया, हो सकता है इनकी झूठी मोहब्बतों से पिघल ही जाए, मगर नुमेर अफंदी, इसे इन लोगों ने मेडल से नवाज रखा है, नाजायज औलाद के मेडल से। गंदगी की पोट, पता नहीं किसका गुना, वो तल्ख था, जहरीला होने की हद तक तल्ख। अल्लाह का वास्ता बस करो नुमेर। सोमिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। ये तो कुछ नहीं है सोमिया, उस रात जो कुछ मैंने और मेरी माँ ने इन भेड़ियों नुमा इंसानों के सामने खड़े होकर सुना, वो सब किसी पत्थर से कहा जाता तो इनकी सख्त दिली के आगे वो पाश पाश हो जाता। किसी जंगल में आग लगती तो सारा जंगल जल कर राख हो जाता। सोमिया, उन्होंने वो तो सारा जहर, वो सारी संग दिली, वो सारी आग एक बेबस बेवा मजबूर और मिस्किन माँ और इसके मासूम 14 साल के बच्चे पर उंडेल दी। वो जलकर राख हो गया, मगर उसका दिल पत्थर बन गया है। हमारा दीन माफ़ करना सिखाता है नुमेर। आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ भी हमारे दीन का ही सबक है। वो मुतमईन था मगर लहजा सुलगता हुआ था। माफ़ करने वाले का दर्जा उससे भी बुलंद होता है नुमेर। वो यूँ भी कभी नरमी से, कभी पसपा होकर, कभी बेबसी से इसका जहन साफ करने की कोशिश करती रहती थी, तो वो लोग हासिल कर लेते हैं बुलंद दर्जा। मैं तो बस अभी सारे अलक़ाबात उन लोगों को लौटाना चाहता हूँ। वो अजीब सी सरगोशी भरे अंदाज में बोला था, जैसे सब कुछ तय कर लिया हो। सोमिया थर्रा कर रह गई। नुमेर, प्लीज़ मत करो ऐसा कुछ। अगर मोहित अपना दिल साफ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? उसके अपने मफादात हैं सोमिया। मोहित अफंदी का बदलना उसकी मजबूरी है, उसकी माँ है उसके साथ, और नुमेर वक़ार अफंदी यतीम मिस्कीन, अपनों का ठुकराया हुआ, अपने वजूद की नफ़ी लेकर फिरने वाला इंसान। और इस दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है सोमिया कि किसी जीते जागते इंसान के वजूद को नफ़ी करना, सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ ना समझना। तुम आगा जान से रब्ता करो नुमेर, हो सकता है उनका दिल पलट जाए। बड़ी आस से कह रही थी, इनका दिल मोहित अफंदी के लिए बदल सकता है क्योंकि वो फ़ारान अफंदी का बेटा है, मगर मुझे वो मेरी माँ के नाम से जानते हैं सोमिया। वो इस कदर जालिम लोग हैं कि ये लोग एक 14 साल के बच्चे के कानों में ये पिघला हुआ सीसर डालने वाले यही लोग हैं कि इसकी माँ एक तवाइफ है। मैं इन सब को कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसके लब और लहजे में शोले भड़क रहे थे। इनके दिए गए ज़ख्मों के निशान बहुत गहरे हैं सोमिया, तुम नहीं जान सकती। 14 साल हो गए, इन ज़ख्मों से अभी भी खून रसता है और टीसे उठते हैं। मैं पूरी नींद नहीं सो पाता। कभी कभी वो दुख के गहरे गार में उतर कर बोल रहा था और सोमिया पिघलता दिल लिए ये सब बड़े हौसले से सुन रही थी, हमेशा की तरह। तज़य्यन का दिल तो जैसे मर ही गया था। इसने कसम खा ली थी गोया महरमा की शादी की शॉपिंग नहीं करेगी। तुम जैसी होती है बेवकूफ़ लड़कियाँ जिनके हाथ आखिर में भी कुछ नहीं होता। इस महरू को देखो, शक्ल से कैसी बेवकूफ़ लगती है, मगर इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है अपने लिए उसने। साहिरा चची ने दांत पीस का सारा गुस्सा तज़य्यन पर निकाल रही थी। और एक तुम हो, अल्लाह ने जैसे आंखें ही नहीं दी। उस दलाल से लाख दर्जा अच्छा है अपना मोहित, मगर तुम्हारी दूर नज़दीक दोनों की नज़रें कमज़ोर है गोया। उफ़ो, तज़य्यन ने बेकरार होकर तकिए से मुँह निकाला। आज की तकरीर में मोहित कहाँ से आ गया दरमियान में? आगा जान ने सयाह सफ़ेद का मालिक बना दिया है उसे। वो पुरजोश सी होकर इसके करीब खिसकी और राजदाराना सरगोशी में बोली, ज़रा सी हिम्मत करो और ये बाजी हम जीत सकते हैं। तज़य्यन, महरू से 1000 गुना अच्छी किस्मत हो सकती है तुम्हारी। अना इनका चेहरा तमतमा रहा था। तज़य्यन की आंखें बुझ सी गई और जैसे किस्मत
ہی مہرو جیسی چاہیے ہو اور جسے قسمت ہی مہرو جیسی چاہیے ہو تو وہ کیا کرے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا محیط افندی، وہ بیزار لہجے میں بولی تو چاچی کی آنکھیں ابل پڑی، گویا خدا کی ماں تو واقعی اندھی ہو گئی ہے تزین، اپنے چچا وقار پر پڑا ہے، ہوں بہو، اور وقار افندی میری ساس کا سب سے خوبصورت بیٹا تھا۔ سارا چچی جل بلا کر بولی، دل تو چاہا بیٹی کو 2 ہتھڑ بھی لگا دے سر پر تاکہ ذرا یادداشت کے ساتھ نظر بھی آئے۔ اوفو امی، اتنا خوبصورت شوہر کیا کرنا ہے، مجھے تلال جیسا بھی چلے گا، وہ جھنجھلا کر حسرت سے بولی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اب اللہ نے اولادی بیوقوف دی تھی تو جتنا مرضی سر کھپا لیتی، آہ بھر کر اٹھ گئی۔ اٹھو شاپنگ تو کرو، آؤ شادی کے لیے یہی سڑی بسی صورت لے کر شریک ہوگی۔ کون سا میری شادی ہے جو میں لاکھوں لٹاتی پھروں شاپنگ پر؟ وہ نروٹو لہجے میں بولی تو سارا چچی بے اختیار بولی، ہو سکتا ہے ہو ہی جائے، مگر وہ پھر سے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ فی الحال تو وہ ماتم منانے میں مصروف تھی، ابھی تو سیاہ کے علاوہ کوئی اور رنگ ذہن میں نہ آتا تھا، سو فی الحال اس کا شاپنگ کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا۔ جلدی کرو، آغا جان نے کہا ہے، اسی پھیرے اپنی شاپنگ ختم کرو سب۔ کبیر بیچارہ بھی گھن چکر بنا ہوا ہے اور گھر اور مارکیٹ کے چکروں میں۔ ابھی تو کافی ٹائم ہے، میں آخر میں اطمینان سے شاپنگ کر لوں گی، ابھی میرا بالکل موڈ نہیں۔ وہ تکیے میں منہ دیے بولی تو اسے گھورتی ہوئی بڑبڑاتی چلی گئی۔ تزین کی آنکھوں کے کونے خامخواہ ہی بھیگنے لگے۔ گھر میں ڈھولک رکھ لی گئی تھی، ایویں شوق میں بجانی چاہے کسی کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر ملاح اور فرزین اپنی دوستوں کو سر شام ہی جمع کر لیتے اور پہلی شادی کے گیت اور اس کے بعد کے الٹے سیدھے اور اٹھ پٹانگ گانے بنا کر ہنس کے لوٹ پوٹ ہوا جاتا۔ مہرماں کے دل کی بستی تو اب ان دنوں گلاب اگا رہی تھی اور خود بھی گویا ایک کھلتا ہوا گلاب بنی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نیند بھرا خمار اور ہونٹوں پہ کلیوں جیسی چٹکتی مسکراہٹ، اور یہ مسکراہٹ تو ان دنوں اس کے چہرے کا مستقل حصہ بن گئی تھی۔ من چاہے ہم سفر کا ساتھ ملنا تو نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ ان دنوں موہت کو دیکھ کر تو وہ ہوں کہہ کر بھی منہ پھیر لیا کرتی تھی، شکر کرتی یہاں سے جا کر اس لڑاکا بدتمیز سے تو پیچھا چھوٹتا۔ کیا شور مچا رکھا ہے گھر میں، ہر وقت دھما چوکڑی، یہ فضول سا ڈھول ہر وقت پیٹتی رہتی ہے، اس کو سر میں درد رہنے لگا ہے میرے۔ اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ سب کے لیے چائے بناتی مہرماں کو بڑا مزہ آیا۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والوں کے سر میں درد نہیں ہوا کرتا۔ وہ مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے اسی کے انداز میں گویا بڑبڑائی تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ مہمان ہو 4 دنوں کی اس گھر میں، اس لیے اتنی عزت کر رہا ہوں، چائے دو مجھے، تمہاری ڈھولک نے ہی سر میں درد کیا ہے، مگر میں پھر بھی تمہاری اتنی عزت نہیں کروں گی۔ یہ چائے مہمانوں کے لیے ہے، جن کے سر میں درد ہے وہ خود سے بنا لے۔ وہ صفا چٹ کہہ کر دوسرے مگ میں چائے ڈالنے لگی۔ ماما ٹھیک کہہ رہی تھی، سسرال والوں کو بہت تنگ کرے گی تمہاری زبان، اسے گھورتے ہوئے موہت نے کہا تو وہ اپنا کام کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی، اللہ کا شکر ہے نہ تم میرے سسرالیوں میں شامل ہو نہ چچی جان، تم لوگ بچ جاؤ گے میرے زبان سے۔ موہت کے ہونٹوں پہ ہلکی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا پتا، وہ ہلکے سے کہہ کر چائے کا مگ اٹھانے لگا۔ مہرماں نے اسے مگ اٹھانے سے روکا نہیں تھا، ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں جانے کو تیار ہوئی، ایک نظر کاؤنٹر سے ٹیک لگائے۔ موہت کو چائے کا گھونٹ بھرتے دیکھا، اس کی بڑبڑاہٹ اچھے سے سنی تھی، مگر مجھے پتا ہے موہت افندی، اس دنیا میں آخری شخص تم جسے میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں، وہ سلگ کر کہتی ٹھک ٹھک کرتی کچن سے نکل گئی۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں سرد مہری سے اترنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرماں کی بنائی چائے سنک میں انڈیلی اور پانی کا نل کھول دیا۔ اور مہرماں افندی نہیں جانتی تھی بڑے بولنے والے کیسے اپنے ہی لفظوں کے جال میں پھنس جایا کرتے ہیں، اسی لیے تو خاموشی کو کلام سے بہتر کہا گیا ہے۔ تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ خان، تمہاری یہاں شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ شاپنگ کر کے ابھی گاڑی میں بیٹھی تھی، پاؤں دکھنے لگے تھے، چل کر تو باقی کی شاپنگ اگلے چکر کے لیے چھوڑ دی، مگر صدیقہ بیگم زیورات کی دکان پر تھی اور فرزین اور سائرہ چچی اپنے جوتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں ملحہ نے کبیر کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ انسانوں کی ہی طرح ہوتی ہے بی بی۔ ملحہ نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا اور چڑ کر بولی، تو میں نے کب چڑیا اور کووں کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے؟ انسانوں کی شادی کا کہہ رہی ہوں کہ کیسے ہوتی ہے، آپ لوگوں کی جیسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ گردن گھما کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے تائی جان اور چچی جان کی واپسی کی توقع تھی۔ انداز ملحہ کو ٹرقانے والا تھا اور وہ خوب سمجھی۔ ویسے کبیر، تمہارے یہاں سارے مرد تمہاری طرح سڑیل اور چپ
گھننے سے ہوتے ہیں یا کچھ بہتر بھی ہیں؟ تب کر پوچھا تو کبیر نے بے ساختہ ہنس کر بیک ویو مرر نے قفا قفا سی ملحہ کو ایک نظر دیکھا۔ زیادہ تر تو آپ کی طرح ہی ہے باتونی۔ چلو شکر ہے تم ہنستے تو ہو، ورنہ بالکل مشینی آدمی لگتے ہو۔ جی بی بی کرتے ہوئے ملحہ کا مزاج تھوڑا بہتر ہوا۔ ویسے مجھے بہت شوق ہے تمہارے گھر تمہارا گاؤں دیکھنے کا۔ لو جی، کبیر کے ہونٹ سکڑے، ہنسنے کا اتنا بڑا تاوان۔ اب آغا جان کے ساتھ آئیے نا، آپ لوگوں کی تو ساری زمینیں ہیں وہاں، فارم ہاؤس ہے، میں تمہارے گاؤں اور تمہارے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ ملحہ نے زور دے کر اس پر گویا اس کی اہمیت واضح کی تھی۔ وہ چپ سا ہو کر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یاسیت اور آزردگی کے سارے ہی رنگ اترنے لگے تو سامنے شیشے میں اس کو دیکھتی ہی ملحہ آزردہ ہو گئی۔ ہم غریبوں کے گھر کہاں ہوا کرتے ہیں ملحہ بی بی، بس چار دیواری اور چند مرلہ زمین۔ وہ بھی آزردگی سے کہتے ہوئے لب بھیج گیا، جیسے اگلی بات کہنے سے خود کو سختی سے روکا ہو۔ وہ بھی کیا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ اتنی لاؤبالی نہیں تھی جتنی کی لگتی تھی۔ کچھ نہیں، یوں ہی کہا۔ وہ فی الفور حواس میں لوٹا۔ بے وقوف مت بنایا کرو کبیر خان، وہ بگڑی۔ مجھے بنانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ سادگی سے بولا تو ملحہ بل کھا کر رہ گئی۔ تمہارا مطلب ہے میں بنی بنائی بے وقوف ہوں؟ غرا کر پوچھا۔ وہ گھبرا سا گیا۔ میں نے کب کہا؟ اس سے کم بھی نہیں کہا کچھ۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، فائنل ایئر ہے گریجویشن کا۔ وہ بگڑ کر بولی تو کبیر خان کا دل چاہا اپنے کانوں کو ہاتھ لگا ہی لے، مگر پھر مزید بات بگڑنے کا اندیشہ تھا، سو اس چاہت کو کسی اور وقت کے لیے ٹال ہی دیا۔ کبیر نے بآواز بلند شکر ادا کیا جب فرزین، تائی جان اور چچی جان شاپنگ بیگ سے لدی ہوئی آتی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے سامان ان کے ہاتھوں سے لے کر رکھنے لگا۔ ملحہ اپنی جگہ تل ملا کر رہ گئی۔ اف توبہ، تھک گئے آج تو۔ تائی جان اور چچی جان کا مشترکہ تبصرہ تھا جس سے فرزین کو سخت اختلاف ہوا۔ لو، شاپنگ سے بندہ تھکتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اف، مجھے اپنی سی گرین سوٹ کے ساتھ جوتا مل گیا، آئی ایم سو ہیپی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بھی زار سی بیٹھی ملحہ کی پسلی میں ٹھوکا دیا تو اسے گھور کر رہ گئی۔ اس کو سوٹ کے میچنگ بندے جو پسند نہیں آئے، اس لیے منہ بنا ہوگا۔ اگلی سیٹ پر سے تائی جان کا تبصرہ نشر ہوا۔ تو یہ کون سی چھوٹی بات ہے؟ ملحہ آزردہ سی باہر دیکھنے لگی۔ اس کے دل کے موسم ایسا ہی تھا، قزاز زدہ، اداس سا، اندر ہی اندر کرتے ہوئے سوچا، اکثر دل ہی ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو آپ کی ذرا بھی قدر نہیں جانتے۔ لڑکیوں کو تو عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا۔ چچی جان مسکرائی۔ نازک دل ذرا ذرا سی بات پر ہی ٹوٹا کرتے ہیں امی حضور، بڑی بڑی باتیں تو حوصلے سے برداشت ہو جاتی ہیں۔ فرزین نے بڑی پتے کی بات کی تھی۔ ملحہ بے اختیار نظر اٹھا کر سامنے شیشے میں دیکھا تو کبیر سے نگاہ مل گئی۔ وہ نظر چرا کر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ ان کے مابین انکہی کا جو حجاب تھا وہ اسے برقرار ہی رکھنا چاہتا تھا، تبھی وہ ملحہ کی بے ساختگی اور کچھ بولتی آنکھوں سے نظریں چرائے رہتا تھا۔ پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے میں نے، 2 ہفتے پہلے ہی سیشن شروع ہوگا۔ مہرماں انہیں مطلع کر رہی تھی۔ تزین نے پورا منہ رسالے میں گھسیڑ لیا تھا جیسے اس کا کسی بھی بات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ 2 ہفتے ہی تو رہ گئے آپی، ملحہ نے بے ساختہ کہا۔ وہی تو کل سے جانا شروع کروں گی، تبھی شادی کے دن تک کچھ رونق آئے گی چہرے پر۔ مہرماں شرارت سے مسکرائی۔ اوہو، ابھی طلال بھائی کا نام لے لو، آپ کے سامنے تو اچھی خاصی رونق آ جاتی ہے آپ کے منہ پر۔ فرزین نے اسے چھیڑا تو واقعی سرخ ہو گئی۔ ماشاءاللہ، ویسے ہی بڑی رونق ہے میری بیٹی کے چہرے پہ۔ تائی جان آج کل مہرماں پہ قصیر لاڑ لٹا رہی تھی۔ تزین نے ایک جھٹکے سے رسالہ بند کر کے میز پہ رکھا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سب نے فطری حیرت سے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ تائی جان نے سر جھٹک کر مہرماں کو دیکھا جیسے نظروں سے اشارہ کیا تھا، اور مہرماں تو کافی عرصے سے طلال کے لیے تزین کی پسندیدگی سے واقف تھی، محض افسردہ ہو کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، تم کیوں صبح سے منہ بنا کر پھر رہی ہو؟ رات لان میں ٹہلتے ہوئے فرزین نے ملحہ کو پکڑ ہی لیا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ افسردہ تھی۔ فرزین سنجیدگی سے بولی، تم بے وقوف ہو، تم نے دل ہی لگایا غلط جگہ پر ہے۔ محبت سوچ سمجھ کر کرنے والی چیز نہیں ہے فرزین، یہ تو خود بخود ہو جانے والا کام ہے۔ ملحہ نے آہ بھری تھی۔ آغا جان کے بارے میں سوچا ہوتا تو یہ کام خود بخود نہ ہوتا۔ فرزین نے چڑ کر کہا، منا کہ بندہ بہت ہینڈسم ہے، مگر ہے تو ملازم ہی نا۔ وہ ملازم نہیں ہے فری، آغا جان کا دوست کا پوتا ہے۔ کبھی وہ وقت بھی تھا ان کے پاس بھی ایکڑوں زمین تھی، حالات اسے نہج پہ لے آئے، انہیں آغا جان کے پاس نوکری کرنا پڑی، اور کبیر کو آغا جان بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ پتہ نہیں خود کو تسلی دے رہی تھی یا اسے صرف اہمیت ہی دیتے ہیں، داماد والا مقام تو نہیں دے سکتے۔ فرزین نے حقیقت پسند تھی،
मोहब्बत ना करने वाले हकीकत पसंद ही हुआ करते हैं। पर्दा तो इनकी अक्ल पे पड़ता है जो जो बहर मोहब्बत में गौताए जन होते हैं। तुमने सोचा नहीं आगे क्या होगा। फरजीन को इसकी बेबसी सी कैफियत पर तरस आता। कबीर तक तो जानता नहीं है कि तुम किस रास्ते पर तन्हा चल रही हो। जानता है फरी, सब जानता है, तभी मेरी आंखों में नहीं देखता। मल्लाह ने यकीन से कहा। हाँ, शरीफ तो बहुत है। फरजीन मुस्कुराए। क्या फ़ायदा ऐसी शराफत का जो आपको मोहब्बत का एतराफ़ न करने दे। मल्लाह सुलगी। फरजीन ने सोचती नज़रों से उसे देखा। फिर भी मल्लाह कुछ तो सोचा ही होगा। बिलफर्ज कबीर को भी तुमसे मोहब्बत हो जाती तो फिर क्या करोगे तुम लोग। आगा जान को कैसे मनाओगे। उफ। मल्लाह ने जैसे फ़र्ज़ करके ही मज़ा लिया, बच्चों की तरह मुट्ठियाँ भींची। पहले मुझे इस बात की खुशी तो महसूस कर लेने दो कि अभी उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। फरजीन के ने माथे पे हाथ मारा। पागल हो बिल्कुल। कोई भी काम करने से पहले इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, मगर मोहब्बत में तो सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। वो मुतमईन थी। कबीर बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है तुम जिन राहों पे चल रही हो, मगर वो अपने मकाम से भी वाकिफ़ है। अच्छी तरह फरजीन से हकीकत बताई जो वाकई सच थी। वो कमी नहीं है फरी, आगा जान की दोस्त का पोता है। वो ज़ोर देकर बोली। मगर आगा जान इसे मुलाजिम ही समझते हैं। मल्लाह, तुम आगा जान के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। कोई नहीं पूरे घर में 10 साल से दंदनाता फिर रहा है। आगा जान ने कभी एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब यही है कि इन्हें कबीर पर मुकम्मल भरोसा है। फरजीन चलती हुई इसके आगे आकर खड़ी हुई तो मल्लाह को रुकना पड़ा। तुम्हारा नहीं ख्याल कि कबीर को इस भरोसे को टूटने नहीं देगा। जब मोहब्बत हो जाए तो सौदाबाजियाँ नहीं दिखाई करते फरी, जो होगा देखा जाएगा। वो मुतमईन थी। फरजीन गहरी सांस भरती, फिर से इसके साथ चलने लगी। दोनों हम कदम थीं, मगर दोनों की सोचें अलग अलग सिमतों पर महवे परवाज थी। उसने पार्लर के सामने उतरकर कबीर को वापसी का टाइम दिया और पार्लर में चली गई। कबीर गाड़ी रिवर्स कर रहा था जब इसका मोबाइल बजने लगा। इसने देखा मोहित की कॉल थी। वो गाड़ी रोक कर कॉल अटेंड करने लगा। कहाँ हो तुम। मैं अभी मेहर बीबी को पार्लर लेकर आया था। छोड़ दिया उसे तो ज़रा ऑफिस का चक्कर लगा लो। आज सामान की लोडिंग हो रही है, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। तुम ज़रा ज़ेब साहब से मिलकर देख लेना और बुकिंग नोट कर लेना। मोहित ने कहा तो वो कुछ अरसे से ये काम कबीर से ले रहा था। 1 घंटे बाद मेहर बीबी को पार्लर से लेना भी है मुझे, कबीर ने इसे बताया। बस इतनी ही देर का काम है, तुम बआसानी पहुंच जाओगे। मोहित ने इसे तसल्ली दी। चले ठीक है, मैं फैक्ट्री पहुंचता हूँ। कबीर ने आमादगी जाहिर करते हुए रिवर्स करके गाड़ी पार्किंग से निकाली और फैक्ट्री के रास्ते पर डाल दी। एंड उस वक्त जब कबीर की गाड़ी सड़क का मोड़ मुड़ी, इसी में ही आना तय था। बेवकूफ़ जो निकल आती है अकेली ही। ताई जान और इस पर बरस पड़ी थी। तज़य्ये ने मैंने क़ैज़ नज़रों से माँ को देखा। पार्लर के अंदर जाकर पता करो, वही होगी। उन्होंने कबीर को अच्छी खासी सुनाकर लाइन ड्रॉप की थी। क्या पता किसी और के साथ चली गई हो ताई जान। इस रोज़ अलहमरा से भी तो ऐसे ही गई थी मोहतरमा। तज़य्ये ने बेज़ाहिर बड़ी सादगी से कहा, मगर इसका तंज ताईजान को अच्छी तरह महसूस हुआ। अपने दामाद को फ़ोन करे, क्या पता दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए हो। सायरा चची बेज़ाहिर बड़ी हमदर्दी से बोलती और ताईजान का खून मेक वो मॉडल की गाड़ी पार्लर के सामने आकर पार्किंग में रुक गई, मगर इसमें ड्राइवर कभी नहीं था। वो लंबा तिरंगा सा शख्स, खुश शक्ल भी था और खुश लिबास भी। मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम देखने के बाद सीट पर मुतमईन होकर बैठ गया, जैसे किसी के इंतज़ार में हो। पार्लर के बाहर इंतज़ार। कबीर जैसी गाड़ी ड्राइवर के हर अंदाज से बहुत सुकून और इत्मीनान झलकती थी, जैसे वो अपने हर मंसूबे के बारे में पुर यकीन हो। मेहरमा के दिए हुए टाइम पर पार्लर से बाहर निकले तो सामने ही पार्किंग में गाड़ी दिखाई दे गई। शाम के साइड ढलने लगे थे। इसने मोबाइल वापस बैग में डाला जो कबीर को कॉल करने के लिए निकाला था। वो 10-15 मिनट पहले ही फारिग हो गई थी। ख्याल यही था कि शायद कबीर अभी ना पहुंचा हो। बाज़ औक़ात इंसान को कैसे सही ख्याल आते हैं, जैसे कोई इल्हामी कैफियत। मगर शाम की गहरे पड़ते साए में भी इसने पहली ही नज़र में गाड़ी को देख लिया था और तेज़ कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी। चेहरे हल्के से नकाब की जद में कर लिया। वो दरवाज़ा खोल के गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की अंदरूनी लाइट वक्ती तौर पर जल कर दरवाज़ा बंद करते ही बुझ गई। गाड़ी मेन रोड पर आ गई। मेहरमा ने सीट से टेका कर आंखें मूंद ली तो छम से दलाल का सरापा बंद पलकों में के पीछे उतर आया। महज 2 हफ्ते रह गए थे इसे दलाल की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। इसके होठों पर हल्की से मुस्कुराहट फैल गई थी। अचानक गाड़ी को लगने वाले झटकों ने इसे डिस्टर्ब किया। गाड़ी ध्यान से चलाओ कबीर, रोड ख़राब है शायद, इसने ऊंची आवाज़ में कहा।
कबीर ने कुछ नहीं बोला था, मगर झटके बदस्तूर जारी थे। महरमा को ख्याल आया, आते हुए वो कोई सड़क ऐसी नहीं थी जहाँ से वो गुजरे हों और ऐसे झटके लगे हों। इसकी आंखें पट से खुली। उसी वक्त गाड़ी रुक गई थी। क्या हुआ कबीर? महरमा ने हाथ बढ़ाकर गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑन की। इसी वक्त पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा महरमा की बेख्तियार चीख निकल गई। वो मजबूत तन और तौश कोई औरत थी जिसने इसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर ही हाथ में पकड़े बेहोशी की दवा में डूबा रुमाल इसके मुंह पर रख दिया तो ज़रा सी मुज़ाहमत के बाद महरमा का जहन तारीकियों में डूब गया। काम हो गया साहब, इस औरत ने ड्राइविंग सीट पर बैठते आदमी को बताया। इसके होठों पर मुतमईन से मुस्कुराहट फैल गई। इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए गाड़ी की अंदरूनी लाइट फिर से ऑफ कर दी। महरमा अफंदी अपनी ज़िंदगी अपने महवर से निकल गई थी। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो दोनों हाथों को कमर के पीछे मजबूती से टेप के साथ बांधा गया था। होश में आते ही वो खौफज़दा से चीखने लगी और तब खामोशी हुई जब दरवाज़ा खुलने और चट की आवाज़ से लाइट जलाए जाने का एहसास हुआ। कौन है? इसके असाब जागे। किसी ने इसकी आंखों पर बांधी पट्टी खोली और फिर उतार दी। तेज़ रोशनी इसकी आंखों पर पड़ी तो इसने आंखें मीच ली। फिर एकदम से आंखें खोल कर देखा तो लरस सी गई। बेख्तियार सिमट कर पीछे को हटी और दीवार से लग गई। लंबा तड़ंगा खुश शक्ल सा आदमी महरमा को देखा भला सा लगा, मगर फौरी तौर पर याद नहीं आया कि इसे कहाँ देखा है। फिलहाल तो यही दहशत सवार थी कि वो अगवा कर ली गई है। तुम कौन हो? मुझे कौन लाया है यहाँ? इसने सूखे हलक के साथ पूछा। वो इसकी तरफ थोड़ा झुका। महरमा के मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नुमेर वक़ार अफंदी, नाम तो सुना ही होगा। महरमा के सर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। वो फटी निगाहों से इसे देखती रह गई। दिमाग यकलख्त ही घूम कर रह गया। महरमा के असाब ठिठुर से गए। ये ना, इस नाम से अफंदी हाउस वाले नावाकिफ़ नहीं थे और सिद्दीक़ा बेगम तो बतौर ख़ास सब बच्चों को वक़ार अफंदी और ज़रनिगार की रंगीन कहानी कई बार सुनाई थी। इसने सनसनाते दिमाग के साथ एक दबीज़ धुंध को अपने इर्द गिर्द फैलते महसूस किया और दोबारा हवास खो बैठी। मोहित वक्त पर लौट आया था। कभी सामान लोड करवा कर निकल ही रहा था, इसलिए मोहित की गाड़ी इसके पास से गुजरी तो वो रुका नहीं, बस इसे देखकर हाथ हिलाया और साथ ही ओके का इशारा किया। वक्त देखता हुआ तेज़ी से गाड़ी भगाता हुआ पार्लर के बाहर पहुंचा। महरमा को दिए गए वक्त से 10 मिनट ही ऊपर हुए थे। पार्किंग में गाड़ी लगाकर इसने महरमा को कॉल की। दूर, कहीं बहुत दूर घंटी बज रही थी, मगर इसकी कॉल को अटेंड करने वाली होशो हवास से बेगाना थी। एक बार, 2 बार, तीसरी बार, इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ बंद आने लगा। कबीर उलझन का शिकार हुआ। अगर महरमा पार्लर में थी तो कॉल अटेंड न करने की वजह कहीं घर तो नहीं पहुंच गई। इससे पहले का वाक़या याद आया जब वो मोहित के साथ थी और घर में इसने ढंढिया मची हुई थी। गहरे सांस भर के इसने सोचा कि किसको फ़ोन करे जहाँ इसे असल सूरत हाल पता भी चले और पूरे घर में हलचल भी न मचे। ऐसे बंदा इसके जहन में मल्लाह की तशबीह लहराए। ओहो, इसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर फ़ोन को इंडेक्स में से तज़य्यन का नंबर सामने किया। इन्फॉर्मेशन तो इनसे भी वही मिलेगी। वो मुतमईन होकर दूसरी तरफ जाती फ़ोन की घंटी सुनने लगा। दूसरी तरफ तज़य्यन ने हैरान होते हुए कबीर की कॉल अटेंड की कि कभी इन्हें पिक करने के सिलसिले में पड़ने वाली ज़रूरत के अलावा कबीर ने किसी को कॉल नहीं की थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तज़य्यन बीबी, मैं मेहर बीबी को पार्लर से पिक करने आया हूँ, मगर वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही, कबीर ने मोहतात लफ्ज़ों में बताया। तो महरमा का नाम ही तो इन दिनों जहर लगा रहा था। तज़य्यन ने काट खाने वाले अंदाज से पूछा तो वो गड़बड़ाए। मैंने सोचा शायद वो घर वापस आ गई हो। घर तो नहीं आई, अभी ताईजान कह रही थी कि महरमा आ जाए तो चाय उसके साथ ही पियेंगी। अंदाज धीमा मगर तीखा ही था। तज़य्यन को वैसे तो महरमा के आने जाने की खबर रखने का कोई शौक़ नहीं था, मगर ये बात इसे ताईजान के हवाले से याद आ गई। लेकिन अब इनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। मुझे यहाँ 10-15 मिनट हो गए, इनके दिए टाइम से आधा घंटा ऊपर हो चुका है, बस 10 मिनट ही लेट था मैं। वो बेचारगी से बोला। अब भला खानज़ादा पार्लर से महरमा को कैसे बरामद करता? तुम कहाँ थे? अब वो चाहे रिक्शा लेकर घर आ रही हो, पता तो है इसकी जल्दबाजियों का। वो तिनक कर बोली। मजबूरन कबीर को वजाहत करनी पड़ी। मुझे मोहित साहब ने फैक्ट्री भेजा हुआ था काम के सिलसिले में। वो खुद शहर से बाहर थे, तो अक्लमंद शख्स पार्लर
पार्लर के बाहर डोरबेल भी हुआ करती, वो बजाओ, वॉचमैन से कहो कि अंदर से मेहरमा अफंदी को बुला दे। तज़य्युन ने जब्त करते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कबीर ने ज़रा आगे को झुक कर देखा, वाकई पार्लर के बाहर गनमैन मौजूद था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और इससे अगले लम्हात कबीर के लिए शदीद तशवीश और परेशानी के थे। मेहरमा अफंदी की आज की अपॉइंटमेंट थी, मगर वो अपने काम से 5-10 मिनट पहले ही फारिग होकर चली गई। गार्ड ने आकर वो इतला दी जो उसे पार्लर के अंदर मौसूल हुई थी। कबीर की पेशानी चमक उठी। अगर वो ये फ़र्ज़ भी कर लेता कि मेहरमा पार्लर के बाहर से इसे मौजूद ना पाकर ख़ुद घर चली गई होगी, तो भी इसको गुजरे आधे घंटे में इसे अफंदी हाउस में मौजूद होना चाहिए था। बमुश्किल 5 मिनट लगते रिक्शे में घर पहुंचने में। अब इसने ताई जान को कॉल की। मल्लाह के नंबर पर इसके हाथ में खफीफ से लर्जिश थी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, वो तुम्हारे साथ गई थी और तुम्हारे साथ ही आना तय था। बेवकूफ़ जो निकल आती है अकेली ही। ताई जान तो इस पर बरस पड़ी थी। तज़य्युन ने मैंने क़ैज़ नज़रों से माँ को देखा। पार्लर के अंदर जाकर पता करो, वही होगी। उन्होंने कबीर को अच्छी खासी सुनाकर लाइन ड्रॉप की थी। क्या पता किसी और के साथ चली गई हो ताई जान। इस रोज़ अलहमरा से भी तो ऐसे ही गई थी मोहतरमा। तज़य्युन ने बेज़ाहिर बड़ी सादगी से कहा, मगर इसका तंज ताई जान को अच्छी तरह महसूस हुआ। अपने दामाद को फ़ोन करे, क्या पता दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए हों। सायरा चची बेज़ाहिर बड़ी हमदर्दी से बोलती और ताई खून था कि उबाल खाता था, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि किसी का मुंह नहीं तोड़ सकती थी जब तक मेहरमा का पता ना चला जाता। कहाँ है? इतनी लापरवाह तो नहीं है। मैं पूछती हूँ तलाल से। मल्लाह फ़ोन तो मिला कर दो ज़रा। इनके असाब तने हुए थे और तज़य्युन और सायरा चची की तंज़ और इस्तेज़ा का ही एजाज़ था कि उन्होंने 2 हफ्ते बाद बाकायदा दामाद बनने वाले शख्स से नरमी और एहतियात से बात करने के बजाय इसके सलाम के जवाब बड़े तीखे अंदाज में दिया। फिर बड़े लठमार अंदाज में बोली, मेहरमा कहाँ है? जी क्या मतलब आंटी? वो गड़बड़ाया। वो पार्लर गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। वो मुश्किल तहम्मुल से बोल सकी, आती ही होगी आंटी, ऐसी जगहों पर देर सवेर हो ही जाया करती है। वो इनकी परेशानी महसूस करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोला, मगर अलहमरा वाले वाक़या याद करते हुए ताई जान को यही शक था कि कहीं आज भी वो ज़िद करके मेहरमा को साथ न ले गया हूँ। देखो बेटा, ये मजाक की बात नहीं है। इस रोज़ उसका मोबाइल ऑफ आ रहा था, आज भी ऑफ है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो साफ बताओ। वो कदरे साइड पर चली आई और दुरुस्त लहजे में बोली। अब की बात तलाल को भी हद तक का एहसास हुआ। कैसी बात कर रही है आंटी? वो मेरे साथ होती तो मुझे भला आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? इस दिन भी आपको बताकर ही लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। उसकी बात सुनकर ताईजान का जहन साई करने लगा। तो मेहरमा कहाँ थी? और जिससे बात छुपानी चाहिए थी नादानिस्तगी में इसी को सबसे पहले बता दी। मैं पता करता हूँ कौन सा पार्लर है। इनकी एकदम से चुप वाली कैफियत को तलाल को मुतफक्किर कर दिया, तो वो जल्दी से बोला। उन्होंने मरे मरे अंदाज में पार्लर का नाम बताया। इनका दिल जो था अतः गहराई से में उतर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता, ओके मैं पता करके बताता हूँ आपको। तल्ला ने फ़ोन बंद कर दिया था। इन्हें डाइनिंग टेबल के पास साकित खड़ा देख कर मल्लाह इनके पास आई। क्या हुआ अम्मी? तलाल भाई के साथ है आप ही? इसने उम्मीद भरे दिल के साथ पूछा तो मगर इनका नफ़ी में हिलता सर देख कर दिल डूब सा गया। अब्बू को बताऊं? कबीर ने भी कॉल नहीं की। इसका मतलब इसे भी कुछ नहीं पता चला। वो बेदम से डाइनिंग चेयर पर ढेर हो गए। सुनामी की पहली लहर अफंदी हाउस की दीवारों से आन टकराई थी। कहाँ देखते कहाँ पता करते। मल्लाह ने बहाने से इसके दोस्तों को भी फ़ोन करके मेहरमा के बाबत पूछ लिया, मगर वो कहीं नहीं थी। ताई जान रो रो कर बेहाल होने लगी। घर में यकलक सफ़े मातम ही भीज गई। हर सड़क, हर गली। मल्लाह और तज़य्युन पार्लर के अंदर तक जाकर देख आई। पार्लर ओनर CCTV फुटेज तक दिखा दी। पार्लर जिसमें मेहरमा बाकायदा तौर पर चादर ओढ़ कर पार्लर के दरवाजे से बाहर जाती दिखाई दे रही है। कभी 6:10 पर बाहर आया होगा और 6 बजने में अभी 10 मिनट थे जब पार्लर से बाहर निकली। ये तो इसका कसूर है, इससे कोई क्यों नहीं पूछता? यही लेकर गया था मेरी बच्ची को। कबीर को देखते ही ताई जान चीखने लगी तो वो बेबसी से आगा जान और मुबीन साहब को देखने लगा। मैं तो वक्त पर पहुंच गया था। अब वही वक्त से पहले पार्लर निकल गई तो मेरा क्या कसूर इसमें? मेरे ख्याल में पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए आगा जान।
जान सुहेल अफंदी ने कहा। नहीं, आगा जान ने कतई अंदाज में बोले तो आवाज़ की गरज बरकरार थी, मगर पेशानी पे चमकता पसीना और छड़ी टिके हाथों की कपकपाहट इस बात की गवाह थी कि अफंदी हाउस में नकब लग चुकी थी। किसी को कानो कान खबर ना हो, घर की इज्जत को अब थानों में उछालेंगे हम। मेरी बेटी कौन सा खुदा न खास्ता भाग गई है किसी के साथ। आगा जान रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे तो मिलेगी कैसे। ताई जान बिलबिला उठी। समरा ने तासुब से उन्हें देखा। इस औरत को सारी उम्र बात करने की तमीज़ नहीं आई। बकवास मत करो सिद्दीक़ा। आगा जान तैश में आई तो दबुक सी गई, मगर फिर भी इख्तियार इनकी आंखों से आंसू उबल पड़े। वो बा आवाज़ बुलंद रोने लगी। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो मेहरमान नहीं मिलेगी आगा जान। मोहित ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा और कदर मुस्तरिब नजर आ रहा था। कबीर के साथ घंटों भाग दौड़ इसी ने की थी, मगर मेहरमा की खाक तक न मिली थी। ध्यान रखना अभी लड़के वालों तक ये बात ना पहुँचे पाए। अल्लाह खैर करे, मेहर आ जाएगी वापस। आगा जान बमुश्किल खुद को संभालते हुए तंबी अंदाज में बोले तो ताई जान का एक रोना एकदम से थम गया। इन्हें फिलफौर इस खौफनाक हकीकत का इदराक हुआ था जो आगा जान के लफ्ज़ों की तह में पोशीदा थी। वो दुपट्टे मुंह में दिए बिलक उठी, और जहाँ तमाम औरतें इसकी आंखों में आंसू थे, वहीं मर्दों के कंधे झुके हुए थे। वो होश में आई तो चीख चीख कर रो कर अपनी आवाज़ ख़राब कर ली, मगर कोई कमरे में न आया। वो यूं ही पीछे बंधे हाथों के साथ ज़मीन पर बिछे गद्दे पर गिर सी गई, और तब क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाजे का लॉक खुला। इसने बिजली की तेज़ी से सर उठाया। वह आम से नकोश वाली मजबूत हाथ पैर की औरत थी, जिसके अंदर दाखिल होते ही दोबारा से दरवाज़ा बाहर से लॉक करने की आवाज़ आई थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों लाई हो यहाँ। मेहरमा दुख, बेयकीनी और सदमे की कैफियत से गुजर कर अब खौफ की जद में थी। इसे याद आ गया, यही वो औरत थी जिसने गाड़ी में बैठ कर इसे बेहोशी की दवा सुंघाई थी। वो औरत इसे थोड़े से फासले पर खड़ी नाकदाना नज़रों से इसका जायज़ा ले रही थी। मेहरमा पर वहशत तारी होने लगी। नुमेर कहाँ है। उसे यकलख्त याद आया, कुछ भी वो उसका चचाजाद था। कुछ तो ख्याल करता उसका। खाने लाने लगी हूँ तुम्हारे लिए, अभी आराम से खा लेना। उस औरत ने सपाट लहजे में कहा। प्लीज़ प्लीज़, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज़। मेरे घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो जल्दी से उठी। चलो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूँ, हाथ मुँह धो लो, फिर आराम से खाना खा लेना। वो औरत जैसे इसकी ज़बान समझती ही ना हो, अपनी ही कही गई। मेहरमा ने शुक्र अदा किया। इतने घंटों से बंदे हाथ और कंधे टूटने वाले हो रहे थे। अब तुम सुनो, नुमेर कहाँ है, उससे कहो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मेहरमा का हौसला और एतमाद कुछ बहाल हुआ। उन लोगों का रवैया ज़्यादा बुरा नहीं था। ये बाथरूम है, जाओ और मुंह हाथ धो लो। और हाँ, अंदर कुंडी नहीं है, सिर्फ लॉक है जो बाहर से भी खुल जाता है चाबी के साथ। उस औरत ने अपनी ही कही। मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए। क्यों लाए तुम लोग मुझे यहाँ। वो यकलक सारी बर्दाश्त खोकर चिल्ला उठी। ये तो साहब ही बताएगा। अब की बार वो लापरवाही से बोली थी। मेहरमा को गुस्सा आया। तो बुलाओ अपने साहब को, मैं बात करना चाहती हूँ उससे। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। अभी तो साहब नहीं है, तुम खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करेगा वो तुमसे। सुबह। उसने बेयकीनी से फटी नज़रों से औरत को देखा। मैं रात भर यही रहूँगी क्या। हाँ, एक लफ्ज़ी क़यामत टूटी थी मेहरमा के असाब पर। शटा। वो खुद पर से काबू खोकर ज़ख्मी शेरनी की तरह इस औरत पे छपटी। तुम होते कौन हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करने वाले। जाने दो मुझे यहाँ से। इस मजबूत जस्से वाली औरत के सामने मेहरमा तो नाजुक गुड़िया सी थी। एक हाथ से मेहरमा का बाजू मरोड़ कर कमर के पीछे करते हुए इस औरत ने इसका दूसरा बाजू भी जकड़ लिया। मेहरमा तकलीफ से गिरा उठी। बीबी, इज्जत करो और इज्जत करवाओ। मुझे हुक्म नहीं है सिवाय अपनी हिफाजत के तुम पर सख्ती करने का। तुम भी ज़रा ध्यान रखो। वो करख्तगी से बोली, और मेहरमा को रोना आ गया। या अल्लाह, वो आंखें मीच कर खोलती थी। शायद अब ये ख्वाब हो और टूट जाए। मेरे घर वाले आगा जान। उसे याद आया कि इसकी शादी महज 2 हफ्ते बाकी हैं। वो हिचकियों के साथ बाकायदा रोने लगी। इस औरत ने इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए ज़मीन पर इसी गद्दे पर धकेल दिया। अच्छी तरह रो ले, मैं खाना लाती हूँ, फिर सुकून से खाना। वो मशवरा देती दरवाजे तक गई। 1-2 बार नॉब घुमाया और बाहर से दरवाजे का लॉक खोल दिया गया। वो बाहर चली गई। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मेहरमा अफंदी का रोना देखने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। ताई जान और मल्लाह का रो कर हशर हो रहा था।
मुबीन साहब कुछ करे, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। हाय मेरी मिस्कीन बच्ची, वो बार बार मुबीन अफंदी से कहती, हौसला करो सिद्दीक़ा, अल्लाह बेहतर करेगा। इनके अपने कंधे झुके हुए थे, घर की इज्जत जाने कहाँ रो रही थी। मर्द थे, रोने में आड़े आती थी, सबके सामने ना सही मगर गुज़री रात वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ कितनी ही देर आंसू बहाते रहे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था मुबीन साहब, ना किसी के नफ़े में ना नुकसान में। या अल्लाह, ताई जान की बेबसी बेचारगी बन गई थी। या अल्लाह, ताई जान की बेबसी बेचारगी बन गई थी। इन्हें अपना ऐसा कोई गुनाह याद ना था जिसकी सज़ा इन्हें इतनी संगीन हो। लेकिन आगे की बजाय आदमी को हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अपनी बहुत सी कोताहियाँ नज़र आती हैं मगर कोई देखना चाहे तब। आगा जान ने पुलिस को मतला करने से सख्ती से मना कर दिया और घर के मर्द इस बात से मुत्तफिक भी थे। इस शहर में जितनी इज्जत वो कमा चुके थे, बात फैलती और वो इज्जत सड़कों पे आ जाती। सभी गम से चूर थे और आगा जान को इस बात का सदमा भी लग गया था कि ताई जान अपनी बेवकूफ़ हुई। बेवकूफ़ी के हाथों तलाल को भी मेहरमा की गुमशुदगी की इतला दे चुकी है। तलाल और उसके घर के वाले रात गए तक बैठे रहे, कोई फ़ोन कोई इतला। अंकल आप गलती कर रहे हैं, जो टाइम गुजरेगा मुश्किल होती जाएगी, पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। तलाल का भी यही मशवरा था। इसकी परेशानी, दिल की बेचैनी और इस्तिराब इसके हर अंदाज में झलक रहा था। बरखुरदार, हम बेहतर समझते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पुलिस के पास जाकर किस दुश्मन के खिलाफ पर्चा कटवाएं हम, कल तक देख लेंगे क्या बनता है, फिर जो अल्लाह को मंजूर। आगा जान ने बात ही ख़त्म कर दी। वो लोग चुप हो गए मगर रात गए तक कहीं से कोई खबर नहीं मिली। कबीर और मोहित तमाम सड़कें फिर आए, तलाल के साथ जाकर दारुल अमान तक देख आए। मगर आज ताई जान ने एक ही जिद की थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। भाड़ में जाए ऐसी इज्जत जिसके बचाते बचाते वाकई इज्जत चली जाए। मैं आगा जान से बात करता हूँ, तुम अपने आप को संभालो सिद्दीक़ा, सब्र करो। मुबीन साहब खुद भी अंदर से टूट चुके थे। तहम्मुल से कहकर उठ गए। मल्लाह ने माँ के गले लगे, चुपके से आंसू बहाने लगी। इसकी नाजुक सी प्यारी सी बहन न जाने किन हालों में थी। वो कल से भूखी प्यासी थी, रोना और सिर्फ रोना। अब तो सिर्फ इसकी आंखें भी खुश्क होने को थी। पूरी रात घर से बाहर गुजारने का मतलब एक लड़की के लिए क्या हुआ करता है, इसका दिल इस सोच के साथ साथ फटता था। अभी भी महज इसने नाश्ते की ट्रे में सिर्फ चाय का कप उठाया था, वो औरत कुछ फासले पर बैठ गई। कुछ खा लो, रात से भूखी हो। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें रहम नहीं आता? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करे तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? आंखों में आंसू भरे वो औरत से दिल पर सींच देने वाले अंदाज में कह रही थी, मगर बड़े बड़े नोटों का लालच फिलहाल इसे कब्र के सांप बिच्छू भुलाए हुए था। ये चाय ख़त्म करो, फिर मैं बात करती हूँ तुमसे, औरत ने उखड़ अंदाज में कहा। और सच तो ये था कि कल से लेकर अब तक मेहरमा सारी हिम्मत और एतमाद दम तोड़ चुका था। अब क्या होगा कि तलवार सर पर लटकती हुई महसूस हो रही थी। इसके इतनी बात को ही बहुत जानकर मेहरमा ने 2-3 बड़े घूंट में चाय ख़त्म कर दी। इस औरत ने बर्तन उठाकर साइड रख दी। अब वो मेहरमा के आमने सामने बैठी हुई थी। देखो, मैं नहीं जानती तुम्हारे और साहब की क्या दुश्मनी है। मैं नौकरी पेशा हूँ, मुझे इस काम की तनख्वाह मिल रही है, मैं वही करूँगी और बस। वो ज़रा थमी और मेहरबान ने जल्दी से कहा, तुम मुझसे कहो, मुझसे बात करे, क्या चाहता है? दुश्मनी ही सही मगर खून का रिश्ता तो है ना हमारे दरमियान। यह सारा इंतज़ाम है, तुम जो बोल रही वो साफ सुन रहा है। वो औरत आराम से बोली तो मेहरमा चुप सी हो गई। इतना बुज़दिल है कि सामने आकर बात नहीं कर सकता, तो ये सारा ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी उसे? उसने लम्हा भर के तवक़्क़ुफ़ के बाद तलख़ी से कहा था, जब परिंदे के पर काट दिए जाएं तो इसके पास माँ सिवाय पिंजरे के साथ साथ समझौता करने और कोई रास्ता नहीं बचता। लड़की, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को सांप की हर शर्त मानने के लिए राज़ी कर लो। अगर इस क़ैद से रिहाई चाहती हो तो। वो बड़े सियानीपन से कह रही थी। मेहरमा अंदर ही अंदर तिल मिलाई। नुमेर वक़ार अफंदी, यूँ बुज़दिलों की तरह क्यों छुप कर बैठ गए हो? अब बताओ, कितना हिस्सा चाहिए तुम्हें आगा जान की जायदाद में से? इसने चेहरा उठाते हुए ऊँची और तल्ख़ आवाज़ में पूछा था। जवाबन कमरे में खामोशी छाई रही। मेहरमा के अंदर जैसे गज़ब का तूफ़ान करवटें लेने लगा। अफसोस है, मुझे बेहद अफसोस है, तुम भी अपनी माँ का बेटा होने का सबूत दे रहे हो। काश तुम साबित करते अपने अमल से कि तुम वक़ार अफंदी के बेटे हो। ये महज़बाना अंदाज में तवाइफ का बेटे होने की गाली थी जो मेहरबान ने नुमेर अफंदी को दे डाली थी। मगर इस वक्त वो शल होते दिमाग के साथ गम गुस्से की जिस कैफियत में थी, जाने क्या कुछ कह देती। वो उस घर में अपना मकाम चाहता है तो उससे कहो, उससे कहो मैं बात करूंगी आगा जान से, मगर इस कदर गिरावट का मुजाहरा ना करे। मेहरबान ने बेबसी से उस औरत से कहा, वो तुमसे निकाह करना चाहता है।
उस औरत ने इस कदर इत्मीनान से कहा कि जैसे कोई उधार की चीज़ मांग रही हो। मेहरमा ने नासमझी वाले अंदाज में से देखा। इब्तिदाई झटका यही था, इसके जहन में इस बात को जैसे समझा ही नहीं था। व्हाट? फिर वो भग से उड़ी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो गुर्राई थी। यहाँ से अगर आज़ादी चाहती हो तो तुम्हारी आज़ादी की कीमत यही है, वो पुरसुकून अंदाज में बोली थी। उसका दिमाग ख़राब है? मैं 2 हफ्तों के बाद मेरी शादी है, वो मेरे साथ ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? मौका मैं गुस्से से जैसे पागल होने लगी थी। जितनी जल्दी फैसला करोगी इतनी ही जल्दी यहाँ से आज़ाद होगी। अब ये तुम पर है कि तुम कितना वक्त लेती हो। वो जैसे मेहरमा की बात तो सुनती ही ना थी, अपनी ही बात करती थी, कभी नहीं। वो ज़ोर से चीखी, पागल हो गया है वो? मेरी शादी तय है और ना भी होती तब भी मैंने लानत भेजती इस ऑफ़र पर। इस औरत ने नागवारी से उसे देखा। इज्जत दे रहा है तुम्हें, फिर भी तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे। इज्जत छीन के इज्जत देने वाले वाह वाह के मुस्तहिक नहीं होते। वो तलक़ी से बोली तो अंदाज तंदु तेज़ था। खुद खुशकिस्मत हो, इज्जत के बदले इज्जत ही दे रहा है, वरना यहाँ इसकी कैद में जो चाहे सुलूक कर ले। क्या कर सकती हो तुम? अब की बार उस औरत ने चुपते लहजे में गोया इसकी मौजूदा औकात याद दिला दी तो मेहरमा का दिल किसी खाई में जैसे डूब कर उभरा। इससे कहो आकर मुझसे बात करे प्लीज़। बात करने से मसले हल हुआ करते हैं, ऐसे फजूल हरकत से ना तो उसे जायदाद में हिस्सा मिलेगा और ना ही ख़ानदानी हैसियत। अगर जान को पता चलेगा तो इसे गोली से उड़ा देंगे। वो ज़रा धीमी पड़ी, पहले मुल्तजियाना अंदाज में कहा, फिर साथ में धमका भी दिया। वो जो चाहता है मैंने तुम्हें बता दिया बीबी, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ। बस ये सोचो कि तुम्हारी यहाँ से आज़ादी का एक ही कीमत है। मुसलमान हो तुम, और वो भी इतना तो जानते ही होगे कि किस इस तरह की ज़बरदस्ती की निकाह इस्लाम में कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं। एक काम शरन ही ठीक नहीं तो इससे क्या फ़ायदा हासिल? मेहरबान अब दूसरी तरह से समझाना चाहा। इसका बस नहीं चलता था कि अपने बाल ही नोच लेती। तब वो औरत उठ खड़ी हुई। मेहरबान ने चेहरा उठाकर उसे देखा। जो काम इज्जत से होता है वो इज्जत से कर लेना चाहिए बीबी। साहब जी की कैद में हो, वो बिना निकाह के तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें भी ये बात पसंद नहीं आएगी। वो ठहरे हुए लहजे में बोली तो मेहरमा का चेहरा सुर्ख हो गया। बकवास बंद करो तुम भी, और उस आदमी को भी कह देना मैं मर जाऊंगी मगर ये काम कभी नहीं करूंगी। वो कर ले वो जो कर सकता है। गुस्से से लाल भभू का चेहरा ले वो दृष्टि से बोली थी। उस औरत ने गहरी सांस भरी, फिर तासुफ से उसे देखते हुए बोली, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर दिल को मना लोगी तो बाइज्जत रहोगी, वरना जो तुम्हें अगवा कर सकता है इसे तुम कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। वो कह कर चली गई थी और मेहरमा वो लम्हा भर तो इसकी बात समझ कर सन्नाटे में रही, फिर यकलख्त ही फूट कर रो दी। या अल्लाह रहम। उसे हकीकी मायनों में अंदाज़ा हो गया था वो किस मुसीबत का शिकार हो चुकी थी। अफंदी हाउस के मकीनों में से किसी के जहन में ये ख्याल भी नहीं आ सकता था कि नुमेर वक़ार अफंदी इसके अगवा में मुलव्विस हो सकता है। बरसों पहले वक़ार अफंदी और ज़रनिगार के साथ इन सब ने नुमेर अफंदी नामी बच्चे को भी मुर्दा तस्वुर कर लिया था, और ये सब सोचे इतनी खौफनाक थी कि मेहरमा के आंसू और हिचकियाँ न रुकती थी। वो थका मांदा घर लौटा, सबको सलाम करके सीधा अपनी कमरे का रुख किया। तलाल, पापा ने से आवाज़ दी। वो गहरी सांस भरते हुए पलटा। शाम की चाय पर मामा पापा भाभी भी मौजूद थी। भाभी की निगाहों में इस्तेहज़ा झलकता। कुछ पता चला मेहरमा का? इसकी मामा ने पूछा तो अंदाज में पहले वाली गर्म जोशी नहीं थी। इसने आंखें मीच कर खोली और नफ़ी में सर हिलाया। एक रात और आज का पूरा दिन गुजर चुका है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी थी मगर मेहरमा अफंदी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। इधर आओ तलाल, यहाँ आकर बैठो। पापा ने अपने सामने वाली खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया था। फिर सही पापा, अभी थका हुआ हूँ। वो मोतलिस था। फिलहाल वो मेहरमा के बारे में किसी से कोई बात ना सुनना चाहता था ना इस बारे में कुछ कहना चाहता था। हमारे पास इतना वक्त नहीं है तलाल कि हम एक दूसरे से नजरें चुराए हकीकत से आंख बचाकर गुजार दे। बैठो है, हाँ कुछ बातें तय करनी है, आज ही हो जाए तो बेहतर होगा। पापा ने क़तई लहजे में कहा तो इसे बैठते ही बनी। फिर क्या सोचा तुमने नेक्स्ट? वो सीधे स्वभाव पूछ रहे थे। मेरा दिल कहता है मेहरमा मिल जाएगी पापा। वो नरोटे अंदाज में बोला। नज़रों में एहतजाज की कैफियत थी। फिर इनकी पेशानी पर बल पड़े। इस्तेफामी अंदाज में भूवे उचका कर पूछा, फिर हमारी शादी की डेट फिक्स है पापा? तलाल ने गोया इन्हें याद दिलाया। शादी तो तब होगी जब वो वापस आएगी। 2 दिन हो गए, इसका कुछ पता नहीं। अल्लाह रहम कर उस बच्ची पर, मामा ने आज़र्दगी से कहा। पुलिस में रिपोर्ट करा दी मामा? इंशाल्लाह मिल जाएगी।
वो पूरी यकीन था और तुम उसी लड़के से शादी करोगे जिसे जाने किसने अगवा किया है और न जाने वो किन हालात में है। पापा ने तीखे अंदाज में कहा तो वो चुप सा हो गया। वो एक अच्छी फैमिली की लड़की है पापा, इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है। तवक्कुफ के बाद बोला, अच्छी फैमिली की थी तभी शादी की थी इससे, मगर अब हालात कुछ और है तलाल। बेवकूफ़ी मत करो, न जाने कैसे हाथों में गई है और किस कंडीशन में वापस आए। तुम अपना फैसला पहले से सोच कर रखो। वो कतियत भरे मखसूस अंदाज में बोले तो वह तल्ख सोच कर एक कड़वी हकीकत बनकर तलाल के सामने आंख खड़ी हुई जिससे वो कल से नजरें चुरा रहा था, बार बार उसे जहन से झटक रहा था। हम भी ख़ानदान वाले हैं तलाल, 10-12 दिन बाद शादी की तारीख़ है। अल्लाह जाने कब महर का पता चलेगा और ऐन वक्त तक वो ना आई तो हम क्या बताएंगे सबको। मामा भी आज़रदा थी मगर बहरहाल अपनी इज्जत इन्हें ज़्यादा प्यारी थी। तो आप ही बताएं मैं क्या करूँ। वो बेबस सा कुर्सी पर गिर पड़ा, सर टिकाए। वो बेबस सा लगता था, धूल से अटे बाल और नींद की कमी की वजह से लाल होती आंखें। माँ बाप का दिल दुखा गई। महरमा अफंदी इसका प्यार थी, बड़ी जिद और मान के साथ उसने महरमा को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का फैसला मनवाया था और इस सिलसिले में अपनी बहू की नाराज़गी में मोल ले चुकी थी जिसका इरादा अपनी बहन को देवरानी बनाने का था। हकीकत पसंद बनो तलाल, और हकीकत यही कि तुम ऐसी लड़की को तुम अपनी बीवी नहीं बना सकते। मामा ने मोहतात अंदाज में कहा तो बेसाख्ता शिकवा कुना नज़रों से उन्हें देखने लगा। सही कह रही है, किस किस को जवाब देंगे सवालों का, और सबसे बढ़ कर के ये इसका कहीं अता पता ही नहीं। शादी की बात तो बात की है। पापा ने भी साफ गोई से कहा तो सर गिराए बैठा, जाने क्या सोचे गया। आज रात का वक्त है तुम्हारे पास तलाल, अच्छी तरह सोच लो। क्या ऐसी लड़की के साथ तुम सारी ज़िंदगी के लिए लोगों के सवालात और तंज़िया नज़रों के साथ बर्दाश्त कर लोगे? फिर कल परसों तक मैं इन लोगों को जवाब दे दूंगा। पापा ने ख़तई अंदाज में कहा था। पापा प्लीज़ इसे वापस तो आ लेने दें, पता नहीं वो किन हालात में है। वो ज़ब्त की इंतहा पर था, हंसती मुस्कुराती खूबसूरत ख्वाबों से सजी ज़िंदगी एकदम से इतनी खौफनाक मोड़ ले लेगी। सबके साथ वो भी दंग रह गया था। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, न जाने किन हालात से गुजर कर वो आए। वो बेहतर यही होगा कि जग हसाई से पहले ही हम कोई फ़ैसला कर ले। और हाँ, मैं इसी तारीख को तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, मगर लड़की मेहरबान नहीं होगी। मुझे यकीन है कि अच्छी तरह सोचने के बाद तुम मुझे हक पर पाओगे। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। तल्ला से मजीद कुछ सुना ही नहीं गया। वो तेज़ी से उठकर वहाँ से चला गया था। मामा की आंखें नम हो गई जबकि भाभी की होठों पर मुस्कुराहट दबी हुई थी और आंखों में वही मज़ा लेती तमस्कुराना कैफियत। निकाह आएंगे, तुम इनके सामने हाँ के अलावा एक लफ्ज़ भी मजीद नहीं बोलोगी, वरना नताइज के ज़िम्मेदार तुम पर होगी। पहले दिन के बाद आज वो तीसरे रोज़ उसके सामने आया था। खुदा के लिए बस कर दो ये खेल। मेहरबान ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे और सिसक उठी। तुमने सुना नहीं क्या कहा? वरना सारी उम्र इसी कमरे में गुजार दोगी, तब भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो सख्ती से बोलता इसे बेहद जालिम लगा। तुमने बदला लेना है तो आगा जान से लो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो तड़प रही थी। मैंने कहा ना, निकाह नामे पर 3 अदद साइन, और हाँ बस इसके अलावा कोई बहस नहीं। वो महज इतना कहकर चला गया था। औरत मेहरमा के पास ही थी। क्यों अपनी जान को मुश्किल में डाल रही हो बीबी? गलतकारी तो नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ निकाह पढ़वा रहा है। वो मुंह बना कर बोली तो मेहरमा का दिल चाहा कि इसका मुंह नोच ले। तुम क्यों नहीं पढ़वा लेती निकाह? इतना ही सवाब कमाने का शौक आ रहा है तो? वो इस पर चिल्लाई थी। मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ, नियत करके दिल से मान कर निकाह करोगी तो ये निकाह जायज़ होगा। लेकिन अब भी अगर तुम ज़बरदस्ती मजबूर करने पे हामी भरोगी तो वो बीवी मानकर तुम्हारे पास आ गया तो सोच लो फिर। नाजायज़ ताल्लुक़ निभाने आसान नहीं हुआ करते बीबी। दिल से मान कर निकाह कर लो, जब कभी मौका मिले निकलने का तो जो दिल चाहे फैसला कर लेना। इसने एक और सोच, पता नहीं सही थी या गलत, मेहरमा के मुंतशिर और थके हुए जहन को थमा दी। और वो वाकई जब तक मेहरमा की दिली रजामंदी ना होती ये निकाह जायज़ ही कहा था। ना इसके पास वली थे ना गवाहान, और ऐसे में अगर वाकई वो हक जताने इसके पास आ जाता तो? वो लरस उठी थी। घुटनों में मुंह छुपाए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसे याद आया 10 दिनों बाद वो तलाल की दुल्हन बनने वाली थी, मगर नहीं, हारना इसका मुकद्दर था। अफंदी हाउस में गोया सफ़े मातम बीत चुकी थी। मल्लाह फरजीन की सहेलियों तक ढोलक के लिए मना कर दिया गया था। आगा जान की खराबी तबाही का बहाना करके ताई जान तो बिस्तर पर ही पड़ गई। हर वक्त मेहरमा और हाय हाय की पुकार। मल्लाह ने कॉलेज जाना छोड़ रखा था। वो भी मेहरमा को याद कर करके रोती रहती थी। यकीन ही ना आता था कि मेहरमा अब कहीं नहीं है। मरे हुए पे तो सब्र आ जाता है, जिंदा बिछड़े हुए पर नहीं।
मुझे तो मोहित और उसकी माँ पर शक पड़ता है मुबीन साहब। मरे हुए पे तो सब्र आ जाता है, जिंदे बिछड़े हुए पर नहीं। मुझे तो मोहित और उसकी माँ पर शक पड़ता है मुबीन साहब। उन्होंने गायब करवाया होगा मेरी महरू को। वो आज रोते हुए कह रही थी, क्या बच्चों की सी बातें कर रही हो सिद्दीक़ा? उनकी तबीयत की खराबी की वजह से नरमी से टोक कर बोले। उसी ने कभी को बुलाया था फैक्ट्री, वो 10 मिनट लेट हुआ और इधर मेरी बेटी गायब हो गई। वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर था सिद्दीक़ा। ऑफिस रिकॉर्ड में मौजूद है, मैंने वहाँ से भी पता करवाया है जहाँ मोहित मौजूद था। उन्होंने रसान से कहा, आप ना माने मगर इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है मुबीन साहब। वो बस जिद थी। महरू को अगवा करके इन्हें क्या हासिल है सिद्दीक़ा? वो थके थके अंदाज में बोले तो वो रोने लगी। मुझे नहीं पता मुबीन, मेरी बेटी मुझे ला कर दे। हाय मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी मेरी नाजू से पहले। या अल्लाह, किन जालों में हत्ते चढ़ गई। तू अपना रहम करना इलाही, आमीन। मुबीन साहब आंखों की नमी साफ करते हुए सदक दिल से कहा था, नुमेर ये तुम्हारी हरकत है ना? कॉल मिलते ही तेज़ लबो लहजे में वो इतने यकीन से बोली कि अपनी कुर्सी पे आरामदा कैफियत में बैठा नुमेर आफंदी बेख्तियार सीधा हुआ बैठा। फिर इसके अल्फाज का मतलब समझ में आते ही वो ढिठाई से हंसते हुए बोला, किस हरकत की तरफ इशारा है तुम्हारा? महरमा 2-3 रोज से घर से गायब है नुमेर। वो दांत पीस कर बोली। वो दर हकीकत शौक थी अब गुस्से में भी। अच्छा तुम्हारा ये ख्याल है कि मोहतरमा मेरे साथ भाग गई है? नुमेर ने तीखे लहजे में पूछा तो वो लम्हे भर को चुप हो गई। तो क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता सोमी, तुम्हारे इस सारे मामले में क्या लेना देना है? फजूल में अपना खून चला रही हो, उसे टाल रहा था। सोमिया को साफ महसूस हो रहा था, अगर तुमने ऐसी हरकत की है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए नुमेर। बदला लेने के लिए तुमने एक कमज़ोर लड़की को निशाना बनाया। वो तासुफ से बोली। बदला लेने के लिए हमेशा कमज़ोर जगह पर ही किया जाता है। वो मुतमईन था, हाँ, जैसे अफंदी हाउस वालों ने किया था तुम्हारी माँ पर, क्योंकि वक़ार अफंदी की कमज़ोरी थी और तुम भी इसी अंदाज में इनसे बदले ले रहे हो तो एक ही खून ना। वो सुलग कर बोली। तो नुमेर अफंदी के दिल को किसी ने कुन छुरी से ज़ुबह किया। बुरे के साथ बुरा ना हुआ तो इसे समझ कैसे आए सोमिया जी? वो खुद को संभालते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोला, बस कर दो नुमेर, खुदा के लिए तुम ही बारिश का पहला कतरा बन जाओ। ख़त्म कर दो इस दुश्मनी को। वो जिद आ गई थी, सालों हो गए थे वो आतिश मिजाज को समझाते, मगर वो आज भी दुश्मनी की इसी दर्जे पे फाइज था। मर जाओ या मार डालो वाला उसूल अपनाए। कर दिया, बस ख़त्म कर दी दुश्मनी, अब खुश? वो एकदम से बोला तो सोमिया चुप रह गई। तो फिर महरमा कहाँ है? मेरे पास नहीं है। वो सुकून से पुर लहजे में बोला। अब नहीं है या पहले नहीं थी? पहले भी नहीं थी। सोमिया उससे उगलवाना चाह रही थी। तुम क्या मुझसे इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अफसर लगी हुई हो? वो नागवारी से बोला था। तो तुम्हारे अंदर अफंदी हाउस वाले का टच है नुमेर। वो भी तुम्हारी तरह जालिम है, इंसान की कदर ना करने वाले। वो तपी जवाबन नुमेर ने हंस दिया और उसे और तपाया। मगर अन्ना और जिद के खेल में बदला तो शायद जीत जाए, मगर हार सिर्फ महरमा का मुकद्दर बनेगी नुमेर, जो बिल्कुल बेकसूर है, ज़र-निगार वक़ार अफंदी की तरह। सरसराते लहजे में इसने कहा तो झिटाई से बोला, ये दुनिया का कानून है, सज़ा हमेशा बेगुनाह को ही मिलती है डियर। तुम ही कुछ तब्दीली ले आते। हाथी के पाँव में पाँव रखना ज़रूरी था क्या? अब बस भी करो, बोर हो रहा हूँ मैं। दोस्त तो तुम मेरी और फेवर महरमा अफंदी की कर रही हो। वो फ़ौरन ही बदमिजाज सा नुमेर बन गया था। सच बताओ नुमेर, खैरियत से है ना महरमा? सोमिया ने मुल्तजियाना पूछा तो कदर तवक्कुफ़ के बाद बोला, खैरियत से ही होगी, मगर मेरे पास नहीं है। सच कह रहे हो? सोमिया को यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, रेड करा दो पुलिस की, शायद निकल आए तुम्हारी महरमा अफंदी यहाँ से। वो गुस्से से बोला और लाइन काट दी। इसकी होठे पर महजूज सी मुस्कुराहट थी। महरमा अफंदी हूँ सिद्दीक़ा बेगम। अब पता चलेगा तुम्हें एक तवाइफ का बेटा बतौर दामाद कैसे महसूस होता है और एक तवाइफ ज़ादे की सास होना कैसा लगता है। आज बहुत अरसे बाद इसका खुलकर कह कहा लगाने का दिल चाह रहा था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कुछ हासिल न हुआ। 3 रोज़ यूं ही गुजर गए और चौथे रोज़ शाम के साए गहरे हुए थे जब अफंदी हाउस में लैंडलाइन पर कॉल आई, जो इत्तेफाक से मोहित ने रिसीव की। दूसरी जानिब से कहा जाने वाला, जाने क्या कहा गया। जी हाँ, जी बिल्कुल यही घर है। फितरी तौर पर सभी इसकी तरफ मुतवज्जह थे। जी ठीक है, ओके, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप ज़रा ध्यान रखिएगा। वो बउजलत बोला और फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? कौन था? किसका फ़ोन था? मोहित, मुबीन साहब और सुहेल अफंदी इसके पास आ गए थे। किसी ने एक इशारा दिया महरमा के लिए। मैं पता करके आता हूँ। वो तेज़ी में था। मैं साथ चलता हूँ। मुबीन साहब की शफकत पदरी ने जोश मारा।
पक्की इतला निकलूँ तो आपको बताऊंगा ताया जान, अभी फ़िलहाल मुझे जाने दे प्लीज़। वो बेहद संजीदा था। समरा नाराज़ नज़रों से इसे देख रही थी। वो इनसे नज़रें चुराता बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही इसने कबीर को आवाज़ लगाई थी। वो दोनों अस्पताल के इस्तकबालिया पर पहुंचे। मोहित ने अस्पताल से आने वाली कॉल मरीज़ा के मुतालिक बताए तो नर्स इनके साथ चल पड़ी और इन्हें कमरा दिखाकर लौट गई। मोहित बेसाख्ता कबीर की तरफ देखा। तुम यहीं ठहरो। वो 2 कदम पीछे हट गया। जी बेहतर। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर लेडी डॉक्टर बाहर निकली। मोहित थमसा गया। आप? डॉक्टर ने इन दोनों पर नज़र डाली। जी मैं मरीज़ा का कज़न हूँ, आफंदी हाउस से। मोहित ने तारुफ कराया। हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। 3 रोज़ पहले इस लड़की को ज़ख्मी हालत में यहाँ कोई छोड़ गया था। सर पर चोट आई है अंदरूनी, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर इसकी याददाश्त चली गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है तबीयत संभली तो सब याद आ गया। इसने नंबर दिया था घर का, मैंने ही इतला दी है आप लोगों को। डॉक्टर ने तफसीली बताई। मैं मिल सकता हूँ उससे? मोहित ने मोहतात अंदाज में पूछा। कबीर को भी शक था कि कोई और ना हो। जी ज़रूर। मेहरमा आफंदी ही नाम है ना आपकी कज़न का? वो मुस्कुराई तो एक नज़र इसे देख मोहित फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो सामने बिस्तर पर तकिए से टेक लगाई मेहरमा मौजूद थी। मोहित को देखकर बेख्तियार सीधी हो बैठी। मेहर, मोहित ने बेसाख्ता से पुकारा। वो रोती फिर रोती ही चली गई आवाज़ बुलंद, खुद पर से काबू खोकर मोहित का हाथ थाम कर, जिसे अपनी तमाम पूंजी लुटा आई हो। क्या खबर? ताईजान जब से सुना कि मोहित मेहरमा के बारे में किसी ने कोई इतला दी तब से इनके दिल को पर लगे हुए थे। कमाल करते हैं, आप भी खुद जाने के बजाय इसे भेज दिया। वो कहा का सगा है हमारा, जो भी बात होगी वो इतला देगा। सिद्दीक़ा, अल्लाह से रहम मांगो। वो खुद भी दिल ही दिल में महवे मुनाजात थे। इन्हें झिड़क दिया मगर माँ के दिल को सुकून कहा। कभी उठती कभी बैठती। या अल्लाह मेहर माँ खैरियत से हो, मेरी बेटी पर अपना रहम करना मौला। इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। गाड़ी पोश में आके रुकी तो मेहर माँ को लगा इसकी जान निकलने वाली है। आने वाली क़यामत का वो सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकती थी। वो मोहित की कोहनी दबोचे खौफज़दा सी कैफियत में अंदर की तरफ बढ़ी और मोहित आफंदी खामोश था, बेहद खामोश। इसने तमाम रास्ते एक भी लफ्ज़ मेहरमा से न पूछा था। ताई जान मेहरमा को देखते ही चीख मार कर इसकी तरफ लपकी थी। सर पर बंदी पट्टी और एक पट्टी कलाई पर लिपटी हुई मेहरमा माँ से लिपट कर जो रोई थी, फिर जैसे आसमान भी अश्कबार हो गया था। वो अगले ही पल हवास बेगाना ज़मीन पर फिसलती इनके बाजुओं की घेरे से निकलती चली गई। मुबीन साहब ने बेकरारी से अपनी राज दुलारी को संभाला था। मोहित अचटती निगाह होश हवा से आ रही सोफे पर लेटी मेहरमा पे डालने के बाद अब आगा जान के समेत इन सब को मेहरमा के शदीद एक्सीडेंट और इसके बाद वक्ती तौर पर याददाश्त गुम हो जाने का बता रहा था। आगा जान समेत मेहरमा के वालदैन का एतबार फिर से लौटने लगा था। इनकी इज्जत सलामत रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र। तलाल को खबर मिली तो उड़ता हुआ फंदी हाउस पहुंचा। कहाँ से, कब, कैसे? वो मल्लाह से मारे तही और बेयकीनी के सवाल पर सवाल पूछता। वो गड़बड़ा गई। फिर इसे सारी तफसील बताई तो सुकून की लहर तलाल के तन मन को भिगो गई। मेहरमा आफंदी बिल्कुल खैरियत से थी। कहाँ है वो मल्लाह? मुझे मिलना है उससे। वो बेकरार हुआ। 1 मिनट ठहरे, मैं ज़रा देख कर आती हूँ। आप ही सो न रही हो? आप देखे एक ही खामोशी तारी है उन पर। मल्लाह की आंखों में नमी चमकने लगी। मेहरमा की लौटने का सुकून जो था सो था, मगर गुजरे 4 दिन इन सब के चैन और आराम और एतमाद को बुरी तरह मजरू कर गए थे। इसका असर अभी तक बाकी था। तुम पता करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। मल्लाह सर हिलाती ड्राइंग रूम से निकल गई। वो अभी फौरी तौर पर इस उरूज से जान से मिलकर इसे तसल्ली देना चाहता था। इसे बताना चाहता था अगर वो 4 दिनों में बुरे हालात से गुजरे तो वो भी कांटों के बिस्तर पे सोया था। ऊपर से घर वालों का रवैया जो किसी भी सूरत एक अगवाशुदा लड़की को बहू बनाने को तैयार न था। वो बेख्तियार मुस्कुरा रहा था। वह कमरे में दाखिल हुई तो ताई जान मेहरमा के पास बैठी हुई थी। वह अभी ज़बरदस्ती से दलिया का प्याला खिलाकर फारिग हुई थी। मल्लाह हल्के से जोश के साथ मुस्कुराती हुई मेहरमा के पास जाकर टिक गई। इसके हाथ पर हाथ रख के हल्के से दबाया और मुस्कुरा कर बोली, आप ही तलाल भाई आए हैं। ताई जान ने तशक्कुर भरी सांस ली। इन हालात में दामाद का साथ देना और भरपूर एतमाद रखना शुक्रगुजारी के ज़मरे में ही आता था। मेहरमा पूरी जान जैसे इसकी आंखों में सिमट आई थी। चेहरे पर खौफज़दा सी कैफियत, सफ़ेद पड़ता रंग। एक झटके से मल्लाह से अपना हाथ छुड़ाया। कौन तलाल? इसने बड़ी बेगानगी से पूछा। मल्लाह की आंखों ही नहीं चेहरे पर भी तहय्युर उतर आया। तलाल भाई, इनसे आपकी शादी होने वाली है आप ही? इसने बेसाख्ता याद दिलाया। मिल लो मेहरू, बहुत परेशान रहा है वो भी, बड़ी भाग दौड़ की है उसने। ताई जान ने प्यार से कहा मगर वो तकिया सीधा करके लेट गई। मुझे किसी से नहीं मिलना मल्लाह। वो सपाट लहजे में बोली तो मल्लाह परेशान सी माँ का मुंह देखने लगी। इसे मत कहो मेहरमा,
ऐसे मत कहो मेहरमा, वो बुरा महसूस करेगा, तुम्हारी फिक्र में ही भागा चला आया है ना। ताईजान ने नरमी से इसे समझाया। वो मिलने आएगा, मुझे बुरा महसूस होगा अम्मी, इसे वापस भेज दे। वो दृष्टि से बोली तो मल्लाह ख्वाइफ से होकर उठ गई। चले कोई बात नहीं, मैं कह देती हूँ आप ही सो चुकी है, इसे झूठ मत बोलो, वो फिर आएगा, इसे साफ कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मेहरबान ने इसे टोक दिया साफ आवाज़ में। सारे आंसू जैसे अंदर कैद खाने में ही बहा आई थी। अब तो सिर्फ फैसले ही करने थे जो फैसला करना नसीब ठहरे हों। इन पर रोना बेसूद होता है, इन पर मोहरें ऊपर से सबद हो चुकी हैं। मल्लाह आज़रदा सी कमरे से निकल गई। ताईजान ने खफगी से मेहरबान को देखा। ऐसा मत करो महरूम, इसके दिल में ख्याल आएगा। ख्याल तो ही निकालना चाह रही हूँ अम्मी। इसी बेतासुर अंदाज में छत को देखते हुए बोली तो वो लत सी गई। सर पर थोड़ी के नीचे से गुजर कर बांधी गई सफ़ेद पट्टी के बीच इसका चेहरा बहुत जर्द लगता था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हफ्ता भर रह गया शादी को और तुम इस तरह की बातें कर रही हूँ। हाँ अम्मी, क्योंकि मैं इस हकीकत को समझ चुकी हूँ कि हर ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर ज़मीन से आब ज़मज़म नहीं निकलता। मैंने भी किस्मत से ज़िद लगाना छोड़ दी। वह अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। ताईजान को खौफ महसूस हुआ। इसके सर में चोट की वजह से 3 दिन इसकी याददाश्त मुतासर रही थी। कहीं इस चोट का असर दोबारा से तो नहीं हो रहा। उबेन से कहती हूँ इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उन्होंने दिल ही दिल में तय कर लिया था। चलो ठीक है, अभी तुम आराम करो। वो उठ गई थी। लाइट बंद कर जाए अम्मी, मैं अंधेरे में रोना चाहती हूँ, मेहरबान ने भर्राए हुए लहजे में कहा। तो इसकी हिदायत पर अमल करती वो बाहर निकल गई। इनके बाहर निकलती मेहरमा फूट फूट कर रोती अपने तमाम खसारों। मोहित, मैं तुम्हें एक टाइम पीरियड दिया हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो। समरा ने इसे घेरना चाहा जो उजलत में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो टाई की नॉट सही करता आईने के सामने खड़ा बाल बनाते हुए आईने में इन्हें देखते हुए मुस्कुराया। कौन सा टाइम पीरियड मामा, और किस काम के लिए? शाबाश, उन्होंने गहरी सांस भरी। यानी तुम्हारे लिए इस मामले में कोई अहमियत ही नहीं, जिस तरफ मेरा सारा ध्यान रहता है। वो खफगी से बोली और ख़ुद पर परफ्यूम छिड़क कर इनकी तरफ आया। मेरी प्यारी मामा जान, ऐसा कौन सा मामला है जो ज़रा मेरी याददाश्त पर तो दस्तक दे। इन्हें शानों से थाम कर मुस्कुराते हुए वो पूछ रहा था तुम्हारी और सौम्या की शादी का। वो मुस्कुरा कर बोली, मगर साथ ही अपने शानों पर इसके हाथ की हल्की पड़ती गिरफ्त को भी उन्होंने महसूस कर लिया। तुमने वादा किया था मोहित कि तुम सोचोगे इस बारे में। उन्होंने जल्दी से उसे याद दिलाया। बस मामा, टाइम ही नहीं मिला। हाथ हटाकर पलटते हुए वो इनकी बात हंसी में उड़ाकर हैंगर पर से कोट उतार कर पहनने लगा। तुम टाइम निकालो मोहित, बल्कि मैं कहती हूँ सोचने की ज़रूरत ही क्या है, तुम बस फैसला कर लो। उन्होंने गोया चुटकी बजाकर हल निकाल लिया था। वाह, वो फिर से हंसा। यानी शादी जैसे अहम मामले में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। वाह वाह, वो गोया सुर धुन रहा था। खैर यूँ लटकाने की भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने नाक भौंवे चढ़ाए। आप बेफिक्र रहे, नहीं लटकाऊंगा और जल्दी पार लगा दूंगा। वो इन्हें यकीन दिला रहा था। अपना मोबाइल और चाबियाँ उठाई। मुझे तो तुम्हारे इरादे मशकूक लग रहे हैं मोहित। उन्होंने उसे घूरा था। अरे वाह, नजूमी हो गई है अब तो। बको मत और जल्दी करो कोई फैसला। मैं नहीं चाहती कि इस घर पर छाई नहुसत हमें भी अपनी लपेट में ले लिए। उन्होंने इसे झड़का। इनके लबो लहजे में ओहाम बोल रहे थे। कमॉन मामा, आप कब से इतनी वहमी हो गई है? वो इन्हें बहला रहा था, मगर वो आज़रदा होने लगी। पता नहीं मोहित, इस घर से मुझे कभी भी सुख नहीं मिला। इनसे कट कर इन लोगों से दूर रहते हैं तो सुकून था। इनसे राब्ता होते ही जैसे दोबारा आंधियों की जद में आ गए हम लोग। अब इनकी बारी है मामा, वो बेसाख्ता बोला था। समरा ने उसे देखा। ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तैयार हालत में बेहद मुकम्मल लग रहा था। उन्होंने बेख्तियार माशाल्लाह कहा, फिर इसे टोक दिया। अगर तुम मेहरमा वाले वाक़े का जिक्र इतने तंज़िया अंदाज में कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है मोहित। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ अच्छा हुआ है, मगर बाज़ औक़ात बद्दुआ देने की नहीं, महज सब्र करने की ज़रूरत होती है, और दूसरे बंदे पर वो सब्र बहुत भारी पड़ जाता है। इसने लापरवाही से कहकर शाने उचकाए। अल्लाह सब पर रहम करे और सबको हिदायत दे। समरा ने दुआ की थी, फिर कुछ पढ़कर मोहित पर फूंक मारी और बोली, मैं सौम्या के मामले में बिल्कुल संजीदा हूँ मोहित। तो ये इसके लिए जादू भरी फूंकें मार रही है मुझ पर? वो मसनूई तहैयर से बोला तो उन्हें हंसी आ गई। शट अप, आई एम सॉरी मामा, वो संजीदा हुआ। मैं सौम्या के मामले में बिल्कुल भी संजीदा नहीं हूँ। आप इसके लिए कोई और अच्छा सा लड़का देख लें। आज इसने कह ही दिया था। समरा ने शौक की नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ मम्मा, आप जानती है कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मेरे तमाम प्रॉब्लम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ है। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है और मैं सौम्या को इस माहौल का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। इसने साफ गोई से कहा और झुककर इनसे प्यार लेते हुए इनके साथ ही कमरे से बाहर की तरफ चल पड़ा।
طلال کی فیملی مہر ماں سے ملنے آئی تو اب کی بار ان کا موڈ بہتر تھا۔ مہر ماں کے اغوا کے بجائے ایکسیڈنٹ کی خبر نے سبھی کے خیالات کی دھارا بدل دیا تھا۔ کہہ دو کہ میں میڈیسن لے کر سو رہی ہوں۔ مہر ماں پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہونے لگی۔ کمان آپی، ایسی کون سی میڈیسن ہے جو کھا کر اتنی گہری نیند آ گئی؟ وہ بیوقوف نہیں ہے، ملحہ خاصا برا مان کر بولی۔ پھر اسے جتایا آج بھی طلال بھائی ساتھ آئے ہیں۔ کہہ دو زہر کی گولی کھا کے سو گئی ہے۔ اس کی آواز یکلق پھرا گئی تھی۔ اس نے منہ تک کمبل اوڑھ لیا۔ ملحہ اندر تک دہل کر رہ گئی، مگر ہوا وہی جو مہر ماں نے چاہا تھا۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ بیٹھے، آنٹی بھابھی کمرے میں آئی، مگر مہر ماں خود ساختہ نیند نہ ٹوٹی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس بار تو تائی جان کو بھی غصہ آیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، سسرال والے ہیں تمہارے، کوئی اہل محلہ نہیں جنہیں تم اپنی مرضی سے شرف ملاقات بخشو گی۔ وہ تکیہ اونچا کرتی اونٹ بیٹھی۔ میرا کوئی سسرال نہیں ہے امی۔ اس کا لب و لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اور طلال، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ مہر ماں کی آنکھوں میں اضطرابی کیفیت ابھری، دل میں بھی قیامت قیاس بھونچال آیا، مگر لبوں پر اگلنے کو فقط زہر تھا۔ کون طلال؟ میں کسی طلال کو نہیں جانتی۔ وہ بڑے حوصلے کے ساتھ آنسو پی کر بولی تھی۔ تائی جان تو ایک طرف رہی۔ کمرے میں داخل ہوتے آغا جان اور مبین صاحب بھی ٹھٹک گئے۔ ہوں؟ آغا جان کھنکارے تو دونوں ماں بیٹی سنبھل گئی۔ کیا بات ہے مہرو؟ کیا رویہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ؟ کیوں نہیں مل رہی تم کسی سے؟ آغا جان نے اکھڑے ہوئے انداز میں پوچھا، اور ان کے سامنے فراڈے سے زبان چلانے والی مہر ماں کی زبان کی نوک پر جیسے کانٹے اگ آئے تھے۔ تمہارا رویہ اس رشتے کو خراب بھی کر سکتا ہے، وہ رشتہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھانے آئے تھے۔ مبین صاحب نے انہیں مہر ماں کا رویہ بتا دیا تھا جو طلال اور اس کی فیملی سے روا رکھے ہوئے تھی۔ اب جب شادی کے محض چند دن باقی تھے، آغا جان کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ رشتہ تو خراب ہو چکا ہے آغا جان، وہ آنسو پیتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی تو کمرے میں داخل ہوتا موحد افندی دروازے میں ہی رک گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، اس ذات نے بہت کرم کیا ہے ہم پر، وہ تفاخر سے کہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عجیب سا منظر دیکھا۔ مہر ماں اپنے سر اور تھوڑی پہ بندی پٹی کھول رہی تھی۔ تائی جان نے اسے روکنا چاہا۔ ابھی پرسوں ہی سے اسپتال سے اسی لیڈی ڈاکٹر نے دوبارہ پٹیاں کروا کر اور دوا لے کر آئے تھے وہ لوگ۔ مہر ماں نے ہاتھ سے انہیں پیچھے کر دیا، اپنی کلائی کی پٹی کھول رہی تھی۔ یہ دیکھیں، کوئی زخم نہیں ہے، نہ میرے سر پر نہ کلائی پر۔ وہ اپنے سر اور کلائی دکھا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، لرزتے کپ کپاتے ہاتھ اور وجود کے ساتھ اس کا انداز ہی جانی تھا۔ اس کے سر اور کلائی کی جلد واقعی بے داغ تھی۔ وہ سب دنگ رہ گئے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں، اس نے جھک کر ڈسٹ بین میں سے گرا لگا شاپر نکال کر کھولا۔ اس میں رنگ برنگی کئی گولیاں تھیں۔ لرزتے ہاتھوں سے ان کے سامنے کی یہ ساری میڈیسن، میں نے ایک بھی ٹیبلٹ نہیں کھائی۔ مگر کیوں مہرو میری بچی؟ تائی جان کو لگا جیسے مہر ماں پر کوئی دورہ پھر سے پڑنے لگا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور موحد سانس روکے، جیسے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ نہ تو میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نہ ہی میں کوما میں گئی تھی امی۔ وہ رونے لگی۔ کیا بات ہے مہرو؟ جلدی سے بتا دو، میرا دل پھٹ نہ جائے ورنہ۔ مبین صاحب کپ کپا اٹھے۔ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا، وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولی۔ کون؟ کس نے؟ آغا جان کا اونچا شملہ پھر سے تھر تھرانے لگا۔ ان کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ نمیر وقار افندی نے آغا جان، آپ کے وقار افندی کا بیٹا۔ وہ پھپک کر رو دی تھی۔ ان تمام نفوس کے وجود پر سے گویا ٹرین گزر گئی تھی۔ تائی جان تو لڑ کھڑا کے اسی کے بستر پہ گر سی گئی۔ میرے اللہ! مگر مہر ماں کی کہانی ابھی ختم کہاں ہوئی تھی؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس نے زبردستی نکاح کر لیا ہے مجھ سے آغا جان۔ کیا ہی وقار افندی کے زرنگار کے نکاح نے اس پر قیامت، اس گھر پر کیا ہی وقار افندی کے زرنگار سے نگاہ نے اس گھر پر قیامت ڈھائی ہوگی جو پر خچے آج افندی ہاؤس کیا ہی وقار افندی کے زرنگار سے نگاہ نے اس گھر پہ قیامت ڈھائی ہوگی جو پر خچے آج افندی ہاؤس کے اڑے تھے۔ مہر ماں اور نمیر وقار افندی کے نکاح سے موحد آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ آغا جان لڑ کھڑائے، سینے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ مبین صاحب نے بے اختیار انہیں تھام کر کرسی پہ بٹھایا، اور یہ پہلا موقع جب کسی نے آغا جان ذوالفقار علی خان کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھی تھی۔ کمرے میں مہر ماں کی ہچکیاں گونج رہی تھی اور افندی ہاؤس والوں کی زندگی ایک سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ کمرے میں اعصاب شکن خاموشی پھیلی۔
किसी की समझ में नहीं आया इस तबाहकुन खबर पर फौरी रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। सबसे पहले ताई जान के सीने पे 2 हत्थड़ मारते हुए आवाज़ निकली, हाय कयामत आ गई हमारे घर पे। वो कमीना बेगैरत कहाँ टकरा गया तुम्हें। ताई जान का ववेला आका जान और मुबीन साहब को हवास में ले आए। कुछ फ़ायदा नहीं, बेकार है सब और बकवास भी। छड़ी पर इनके हाथ कप कपा रहे थे। अरे मैं कहती हूँ रिपोर्ट कराओ इस बेगैरत बेहमियत के खिलाफ, जिंदा दरगोर करवा दो उससे। ताई जान के कोसने और बैन जारी थे। मुबीन साहब और आगा जान के सामने भी हकीकत वाज़ेह थी। मेहर माँ का हॉस्पिटलाइज्ड होना फ्रॉड था, यानी ये खेल नुमेर अफंदी का था। डॉक्टर और अमले को रिश्वत दी गई थी, तब ही तो ये ड्रामा खेला उन्होंने। मेहर माँ सिसकी। मल्लाह गोया सकते के आलम में सारी कथा सुन रही थी। समझ में नहीं आता था बहन की बर्बादी पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। भूल जाओ सारे इस किस्से को मेहर माँ, और आगे देखो शादी तय है तुम्हारी इसी हफ्ते। आगा जान ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा। मेहर माँ फूट फूट कर रो दी। हमारे बड़े बुजुर्ग जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो दर हकीकत वो अपनी अगली नस्ल के लिए गड़े खोद रहे होते हैं। माल और औलाद को इंसान की आजमाइश कहा गया। कसूरवार ना होते हुए भी औलाद सज़ा काटती है तो दिल इन्हीं बड़ों का कटता है। इसने वाकई निकाह क्या है आगा जान। मेहर माँ सुर्ख होती आंखों से इन्हें देखा, भर्राए हुए लहजे में बोली, कोई हैसियत नहीं इस निकाह की मेहर माँ, तुम बस खामोश रहो, चंद दिनों बाद तुम्हारी शादी है। ताई जान मुतहविश ज़दा सी बोली। बस ना चलता था मेहर माँ के जहन से ये वाक़या ही खुरच डालती। भूल जाओ इस मनूस वाक़े को मेहर माँ, समझो एक डरावना ख्वाब देखा था। दागा जन दबक लहजे में कहा तो वो बेयकीनी से बारी बारी अम्मा और दादा को देखते हुए बोली, आप लोग मजाक समझ रहे इस बात को? मजाक ही तो है सब। न वली न गवाहान न तुम्हारी मर्जी शामिल थी इस निकाह में, बातिल है निकाह। आगा जान ने दुरुस्ती से कहा। मेहर माँ की आंखें उबल पड़ी, रोते हुए बोली, जो भी आगा जान, मगर जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता मैं शादी नहीं करूंगी। निकाह पर निकाह। मुबीन साहब कुर्सी पर साकित और जामिद बैठे थे। बाजी हाथ से निकल चुकी थी। प्यादे ने खामोश से कोने से उठ कर जाने कैसे शहमात दे दी थी। जो वो प्यादा जो इस बिसात पर, जो बिल्कुल बेवक़्त और हकीर था, जिसकी तरफ से किसी का ध्यान ही न था, जिसे बिना चाल चले सब पिटा हुआ समझकर मुतमईन थे। इसे समझाओ सिद्दीक़ा, मज़ीद दिमाग ख़राब मत करे हमारा। बहुत कुछ सैलिया अफंदी हाउस ने थाने का मुंह भी देख लिया। अब बरादरी में जो इज्जत बची है वो बची ही रहने दो। अब जो बरादरी में जो इज्जत बची है वो बची रहने दो। आगा जान बड़े ज़ब्त से बोले और मेहर माँ पर एक नज़र डालकर कमरे से चले गए। मेहर माँ से लिपट कर ऊँची आवाज़ में रोने लगी। आप लोग तो मेरी बात को समझे अम्मी, मैं किसी मुफ्ती आलिम से पूछता हूँ। बिना मर्जी की ज़बरदस्ती के निकाह की वाकई कोई अहमियत नहीं होती बेटा। मुबीन साहब बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि धाड़े मार कर रोए। मेहर माँ के आंसू थम से गए। बाप से नज़रें मिलाना भी मुश्किल था। अम्मी, उसने मुल्तजियाना अंदाज में कहते माँ के हाथ को अपने हाथ में थामे, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं अब ये शादी नहीं कर सकती। आप इन लोगों को भी इनकार कर दें अम्मी। कहते कहते दिल बुरी तरह कांप पर, आंखों में भी आंसू भराए। दिन गिन गिन कर इस दिन का इंतज़ार किया था, मगर क्या उस दिन का इंतज़ार किया था उसने? इसकी तकदीर पलटने वाले दिन, तलाल के नाम को इसकी तकदीर के कागज़ से मिटा देने वाला दिन। तफात दूर। ताई जान ने अपने हाथों से मेहर माँ के हाथ को यूँ झटके जैसे कोई बिच्छू थाम लिया हो गलती से। फिर दुरुस्त लहजे में बोली, क्या बकवास कर रही हो मेहर माँ? पहले क्या कम जिल्लत देखी है हम लोगों ने जो अब तुम हमारी जगह हसाई का इंतज़ाम करने लगी हो? और मुबीन साहब तो सर थामे बैठे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अचानक किस मोड़ पर ले आई। मल्लाह ने बाप की बेबसी को शिद्दत से महसूस किया। इसकी आंखें भर आई। छोड़ दो आप ही, डरावना ख्वाब समझ कर भूल जाओ। निकाह नामा तक तो नहीं है तुम्हारे पास। कौन सा निकाह, कैसा निकाह? वो मुल्तजियाना अंदाज में मेहर माँ को समझाने लगी। मगर मेरा अल्लाह तो जानता है ना कि वो निकाह हुआ था। वो अजियत में थी, हर लफ्ज़ पर दिल करता था। वो क्यों मानी, मर क्यों नहीं गई? हाँ कहते और निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए, मगर वो नहीं जानती थी इंसान तब नहीं मरता जब वो मरना चाहता है। वो तब मरता है जब इसके दिल में कभी ना मरने की चाह पैदा हो जाती है। ज़बरदस्ती की निकाह को बातिल कहा गया है। मैं फतवा भी ले लेता हूँ आज। मुबीन साहब इससे ज़्यादा खुद को हौसला दे रहे थे। शायद मेहर माँ के लब कुछ कहने को फड़फड़ाए। ताई जान इसकी बदलती रंगत और तासुरात देख रही थी। जी में आता था कि मेहर माँ के लबों पर सख्ती से हाथ रख दे ताकि वो कोई और सूख ना फूंक पाए, मगर इसने बड़ी ज़ख्मी और टूटे हुए लहजे में पूछा, सर झुकाए, बाप से नज़रें मिलाए, इनकी तरफ देखे भी ना। लेकिन
लेकिन अगर मैंने दिली रजामंदी से हाँ की हो तब इस निकाह की क्या अहमियत होगी, अबू ये पता कीजिएगा। कमरे में एक धमाका सा हुआ था। मुबीन साहब फटी नज़रों से बेटी को देखने लगे। ताई जान को गोया गश ही खा गई। मल्लाह ने लपक कर इनको संभाला। मेहरमा फिर से रोने लगी। आगा जान को एक पल चैन न पड़ता था। इनमें पहले का सा दमखम चाहे न रहा हो, मगर इनका गुस्सा, तनफ और निगाह से नफरत की शिद्दत कम नहीं हुई थी। अभी भी उन्होंने मोहित को स्टडी में बुलाया था। देखा तुमने मोहित आफंदी, खून कैसे अपनी असलियत दिखाता है। गलतकार माँ का बेटा भी गलतकार ही निकला। इनका दिमाग उबल रहा था। मोहित सीने पे हाथ लपेटे खड़ा, खामोशी और बेतासुर चेहरे के साथ इन्हें सुन रहा था। वो थमे तो उसने लब खोले। खून तो वो आपके बेटे का है आगा जान, और रही उसकी माँ तो वो भी शादी के बाद आफंदीज में शामिल हो चुकी थी। पुरसुकून अंदाज में कहते हुए इसने लापरवाही से शाने उचकाए तो आगा जान का दिमाग घूम गया। घूर कर अपने मंजूर नज़र पोते क्यों नागवारी से देखा। कोई भी कोड़े के ढेर से किसी को उठा लाए और अफंदी हाउस वाले से रिश्तेदारी गांठने की कोशिश करे तो हम इसे अपना खून मान ले। खैर, इसने सर झटका। वो इस बात की सच्चाई की गवाह तो मामा और पापा भी है। वो जब अपने भाई की डेथ का सुनकर गए तो वहाँ उनका बेटा भी मौजूद था। वो आज़ाद माहौल का परवरदा था। डरे झिझके बिना बात करता था। मगर इसकी हिम्मत कैसी हुई इस कदर बेगैरती दिखाने की। हमारे घर की इज्जत से खेला है वो, मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। इनके नतने फूल बिचक रहे थे। गुस्सा तैश रगों में खून की जगह गोया लावा दौड़ता था। अब ये सोचो कि इस मामले से निपटना कैसे है। शादी तय है महर की। वो किसी सूरत शादी पर राजी नहीं हो रही। वो बेबसी से बोले, बस नहीं चल रहा था कहीं से नुमेर अफंदी इनके सामने आ जाए और वो इसे गोलियों से भून डाले। एक बंदा जिसे हम में से कोई नहीं जानता, न इसे कभी देखा, इसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं। इसने शाने उचकाकर बेचारगी जाहिर की थी। मेहरू से पूछो, उसने तो देखा होगा ना। मुझे तो शर्म आती है इस बच्चे का सामने करते हुए। इस बेशरम ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। पहले इसकी माँ हमारे रुसवाई का सामान बनी, अब इस बेहमियत ने शब खून मारा है। जब तक इसका पता नहीं चल जाता तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। शादी तो रोकनी पड़ेगी। ये भी शुक्र है नुमेर आफंदी ने इतनी इज्जत रख ली कि लड़कों वाले के सामने मेहरमा को एक्सीडेंट के बहाने से वापस भेजा, वरना इतनी खुश दिली से इसे कबूल न करते। आगा जान ने सख्त नज़रों से पोते को देखा। इनकी नज़रों में हल्की सी नापसंदीदगी भी थी। यानी तुम्हें इस कदर बेहूदगी में इस नाहंजा की कुछ अच्छाई नज़र आ रही है। जो दिखाई दे रहा है इस पर तबसरा कर रहा हूँ मैं। 3 दिनों बाद अपने घर वाले भी लड़की को कबूल नहीं करते कजा ससुराल वाले। वो साफ गोई से बोला। वो कमीना जानता था आप इसकी शादी की राह में रोड़े अटक जाएंगे। कबीर को साथ लो और पता लगाओ इस शख्स का। मोहित, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। वो सर्द लहजे में बोले तो मोहित इनके इरादों का अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ। इसने गहरी सांस भरी। ओके, मैं महर से भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ। कबीर को तब ही इन्वॉल्व करूँगा जब मुझे खुद सारे मामले का पता होगा। संजीदगी से बोला तो आगा जान सांस लेकर रह गए। चोट इस बार सीधी इनके कलेजे पर लगी थी जो बिना इजाज़त किसी को अपने हाथ भी छूने की इजाज़त नहीं देते थे। मेहरमा खूब रोई, चीखी, चिल्लाई, मगर यहाँ कौन सा मेहरमा अफंदी के प्यारे बैठे थे जिसकी तकलीफ पे तड़प उठते। अब वो सख्ती की कैफियत में थी तो क्या इसकी अपनी मर्जी ख़त्म कर दी गई थी, यानी अपनी ही ज़िंदगी के किसी फैसले को करने का इख्तियार खो बैठी थी वो। ऐसे में अगवाकार औरत ने इसे समझाया, कुछ अकल से काम ले, क्यों मर्द से मुकाबले पे उतर आई हुई है। मेहरमा ने नफरत से इसे देखा और कड़वे लहजे में बोली, एक कमज़ोर लड़की से मुकाबले पर तो ना मर्द उतरा है। इतना ही बदला लेने का शौक़ था तो आफंदी हाउस के किसी मर्द को चुनता, फिर पता चलता उससे। वो जानती थी कहीं ना कहीं नुमेर अफंदी बैठा इसकी तमाम बातें सुन रहा था। इसलिए जब तक हिम्मत रही वो यूं ही उससे ललकार कर बोलती रही। मगर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इसे निकाह का अल्टीमेटम मिल गया था तो जहन सनसना उठा। सारी बहादुरी ख़त्म हो गई। तभी मौका देखकर इसने इस औरत पर नफसियाती दबाव डालना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, साहब तुमसे निकाह कर रहा है, बदले के लिए सही। ये सोचो कि वो बिना निकाह किए तुम्हारे पास चला आता तो तुम क्या कर सकती थी। वो मदहम मगर पुर यकीन अंदाज में बोल रही थी। अब ज़बरदस्ती की निकाह की वाकई कोई हैसियत नहीं होती, और इस नाजायज़ निकाह के बाद अगर शौहर की हैसियत से तुम्हारे पास आ गया तो। वो बात अधूरी छोड़कर जुमानी अंदाज में से देख रही थी। मेहरमा मुतहविश सी हो गई। इसने पुर इसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए मेहरमा की आंखों में देखा और राजदारा अंदाज में बोली, तुम अच्छी लड़की हो।
میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ عقل کی بات سمجھاؤں، اس نکاح کو تم حلال کی شکل دے سکتی ہو۔ دلی رضامندی سے یہ نکاح کر کے مہرماں کا دماغ سن کیفیت میں تھا۔ اللہ جانے تمہیں یہاں کب تک رہنا پڑے، واپس جانا نصیب بھی ہو یا نہیں، کہاں ناجائز رشتے کا بار اٹھاتی پھروگی۔ ذہنی جذباتی شکست و رقت کے بعد مہرماں کو اس عورت کی کہی گئی باتیں تو سمجھ میں آئی، مگر جو اس نے نہیں کہا وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آیا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں زبردست اس ناجائز رشتے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرے اللہ، میں اس نکاح پر دل سے راضی ہوں۔ میں اپنی دلی رضا سے اس شخص کو قبول کرتی ہوں جس کا نام نمیر وقار افندی ہے۔ اس نے اپنی رضا، مرضی و رضا سے ایجاب و قبول کیا۔ اسے کرنا ہی تھا۔ سیاد نے آزادی کے سارے روز بند کر دیے۔ پنچھی ہتھیار نہ ڈالتا تو اور کیا کرتا۔ مہرماں بے دم ہو گئی۔ تائی جان کے بین اور کوسنے سے اونچے ہو گئے۔ سہیل افندی فیملی میں افتا و قیزہ مہرماں افندی کے کمرے میں آ گئی۔ سب کو اس گھر پر ٹوٹنے والی قیامت کا پتہ چل گیا تھا۔ تزین نے بے سخت حیرت و بے یقینی سے اپنے کھلے منہ پہ ہاتھ رکھا تو کیا مہرماں اور طلال کو میری نظر لگ گئی؟ طلال سکتے میں تھا، بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ خود بھی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ افندی ہاؤس سے فون آیا تھا کہ مہر کی چچی کا وہ شادی سے معذرت کر رہی تھی۔ مہرماں نے انکار کر دیا ہے شادی سے۔ ماما نے اسے بتایا، مگر ایسے انداز میں جیسے خود اپنے منہ سے نکلنے والے لفظوں پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ آئی کانٹ بلیو ماما، میں یقین نہیں کر سکتا۔ طلال نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے گویا خود کلامی کی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ بھی یقین نہ کرتا۔ اب جب کہ وہ واپس آ چکی تھی اور طلال کو ہی کیا دونوں گھرانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور شادی کے محض 3 روز باقی تھے۔ وہ جب سے آئی تھی طلال اور اس کی فیملی سے نہ جاگتے ہوئے ملی نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ پھر بھی طلال نے سب کو سمجھا لیا کہ وہ صدمے کی کیفیت میں ہے، شادی تک سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ تم یقین مت کرو، کبھی مت کرنا، یہاں تمہارے باپ کی پگڑی اچھل رہی اور تم اپنے یقین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ محمد ذہنی قلفشار لیے اس پہ برس پڑی۔ وہ اب موبائل ہاتھ میں لے تیزی سے مہرماں کو کال ملا رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا تم سے اپنی بھابھی کی بات مان لو، اس کی بہن اچھی خاصی تھی، مگر تم میرے اللہ، سارے خاندان میں کانٹ بانٹ دیے۔ دور کے مہمان کل سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شدید پریشانی کے اللہ میں ہی جانا انداز میں مسلسل کبھی ایک تو کبھی دوسری فکر میں مبتلا ہو رہی۔ شٹ! طلال شدید طیش عالم میں موبائل دیوار پر مارتے مارتے رہ گیا۔ دوبارہ کال کاٹی گئی۔ اس کے بعد موبائل آف آنے لگا۔ کس کو فون کر رہے ہو؟ ماما نے وحشت زدہ ہو کر پوچھا۔ مہرماں کو۔ یو ایڈیٹ! اپنے باپ کو فون کرو اور انہیں بتاؤ کہ کیسے پورے خاندان میں ہماری انسلٹ ہونے والی ہے۔ وہ غصے سے چلائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما پلیز مجھے کنفرم تو کرنے دے، 3 دن رہ گئے شادی میں، ایسے میں ایک فون کال آتی ہے معذرت کی تو کیا ہم شادی ملتوی کر دیں گے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا، اسے یقین آنا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر وہ یوں ہی سر تھامے صوفے پہ گر سی گئی۔ سائرہ چچی نے بھی کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف لفظوں میں ان تک معذرت اور مہرماں کی شادی سے انکار پہنچا دیا، اور یہ بھی ان 3 دنوں میں طلال کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لے۔ میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ماما ہمت کر کے اٹھی۔ یہ سب طلال کے پاپا کو سب سے پہلے بتانا ضروری تھا۔ یا اللہ رحم، کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کی خوشیوں کو؟ وہ شوہر کو فون کرتے ہوئے صدمے کی کیفیت میں تھی۔ کچن میں کھڑی، کان ادھر ہی لگائے، وہ سب سنتی بھابھی کا دل بلیوں اچھلا۔ اپنی بہن کا روشن مستقبل بالکل سامنے دکھائی دیا۔ وہ موبائل پر ان کو کال ملا کر خوشخبری سنانے لگی۔ وہ افندی ہاؤس پہنچا تو کھلبلی مچ گئی۔ مہرماں نے ملحہ سے خبر ملتے ہی کمرہ مقفل کر لیا۔ اسے کہو منہ چھپا کر مت بیٹھے، خود بتائے طلال کو انکار کی وجہ۔ تائی جان کا دل خراب ہو رہا تھا، رو کر سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ انہیں پتا تھا خاندان بھر میں جو بےعزتی ہونے والی تھی، جو کہہ ابھی لگے ہی نہیں تھے، وہ ان کی آواز بھی اپنی سماعت میں محسوس کر رہی تھی۔ جس نکاح کو سب کھیل کہہ رہے تھے، باطل کہہ رہے تھے، مہرماں افندی اسے حلال نکاح کا نام دے رہی تھی۔ میرا دل مطمئن نہیں امی، میں خود کو گنہگار محسوس کروں گی طلال سے نکاح کر کے۔ آغا جان کا دماغ خود اس سارے صورتحال پر شل ہو گیا تھا۔ وہ سب مطمئن تھے، بس فتویٰ لے کر اس نکاح کو باطل قرار دے کر 3 روز بعد طلال کے ساتھ مہرماں کو رخصت کر دیں گے۔ اب پھر سے پہلی سیڑھی پر آ کھڑے ہوئے۔ اسے چائے پلا کر ڈرائنگ روم سے ہی رخصت کر دو کبیر۔ آغا جان نے اسٹڈی روم سے حکم جاری کیا تھا۔ کبیر معتبانہ سر جھکاتا ڈرائنگ روم میں آیا تو پردے پر نظریں جمائے بیٹھا طلال
बे इख्तियार उठ खड़ा हुआ, मगर महरमा के बजाय कबीर को देखकर उम्मीद पर ओस पड़ गई। कबीर ने इसका तारीख पड़ता चेहरा वाज़े तौर पर महसूस किया था। मुसाफा करके अपनी अपनी जगहों पर बैठते वो दोनों बेचैनी की कैफियत में थे। मैं महरमा से मिलने आया था, ज़रूरी बात करनी है उससे। तलाल ने सीधे सबाव कबीर से ही मुद्दा बयान कर दिया, जो आम हालात में तो हरगिज़ न करता था, मगर अफंदी हाउस वालों ने तो हद ही कर दी थी। कोई भी तलाल से मिलने नहीं आया था, उल्टा कबीर को सफ़ीर बनाकर भेज दिया। तो ठीक है, फिर सफ़ीर ही सही। मुझे देखकर भी आपको हालात की समझ नहीं आई तलाल साहब, कबीर ने सादगी से कहा। तो तलाल भड़क गया। मैं वजह ही जानने आया हूँ इन हालात की जो एकदम से बदले हैं। आपके घर फ़ोन कर दिया गया है, आपको इल्म तो हो ही गया होगा सर, वो मुअद्दिब होकर बोला। फिर लम्हा भर के तवक्कुफ़ के बाद इजाफा किया, अभी चाय आ रही, इसके बाद आप जा सकते हैं। साफ लफ्ज़ों में गेट आउट कॉल। कबीर के अंदाज को समझते हुए तलाल के अंदर तैश करवटें लेने लगा। ओ आई सी, वो तलखी से मुस्कुराए, यानी इन लोगों में से कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। ये ले, चाय भी आ गई। मुलाजमा चाय की ट्रॉली अंदर लाई तो कबीर ने तलाल की बात अनसुनी करते हुए कहा। तलाल उठकर इसकी तासुरात में सरदमौरी थी। चाय तो इस घर में मैं किसी हैसियत से ही पीऊँगा, बता देना इन सबको, वो सर्द लहजे में कहता ड्राइंग रूम से निकल गया था। इसके दुख को शिद्दत से महसूस करता कबीर कई सानियों तक हिलते हुए पर्दे देखता रहा। वो आगा जान को रिपोर्ट देने जा रहा था। रास्ते में महरमा के कमरे का दरवाज़ा एकदम खुला। वो आदतन सीधा चलता गया। कबीर, वो आंसू में डूबी नमकीन सी आवाज़ इसकी समाज से टकराई तो वो रुक गया। पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। इसे लगा वो इस चेहरे को इस कदर दुख की कैफियत में कभी नहीं देखना चाहेगा। क्या कहा उसने? जाने ज़ब्त व बर्दाश्त की किन बुलंदियों पर खड़ी वो पूछ रही थी। आपसे बात करने आए थे बीबी, आगा जान ने कहा, चाय पिलाकर रुखसत कर दो। वो यूं ही रुख मोड़े आहिस्ता आवाज़ में बोला। कबीर का एहसास से जुर्म ही न जाता था। ना वो वहाँ फैक्ट्री जाता, ना महरमा के साथ ये हादसा पेश आता। वो तो इससे आंख मिलाने के काबिल भी ना रहा था। अच्छा किया, आंसुओं में डूबे लहजे में कहकर इसने दरवाज़ा बंद किया। लब भींचे, सर झुका। आगे बढ़ते कबीर ने घुटी घुटी सी रोने की आवाज़ वाज़े सुनी तो दिल नए सिरे से तासुफ का शिकार होने लगा। शुक्र करो तलाल, इनमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है जो इन्होंने 3 रोज़ पहले बता दिया। अगर शादी के रोज़ इनकार करते तो सोचो हम कहाँ खड़े होते। घर में कचहरी सजी थी, पापा इसे समझा रहे थे, वो किसी सूरत समझना नहीं चाहता था। आप इन लोगों से वजह तो पूछे। वो पागल नजर आ रहा था, दीवाना, जिससे ज़िंदगी हाथों से निकली जा रही हूँ। दिमाग सही है तुम्हारा? वो लोग साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि लड़की इससे शादी पर राज़ी नहीं है, तो और क्या वजह जानना बाकी रह जाती है। पापा ने गुस्से से कहा। कर चुका हूँ इसके बाप को फ़ोन। इसने भी यही कहा कि इस हादसे ने लड़की के जहन पर बुरा असर डाला है और वो किसी तौर पर भी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही है। तो हम शादी की तारीख आगे कर देते पापा, इसमें क्या मसला है? इसे उम्मीद की किरण नज़र आई थी। सब हल पेश कर चुका हूँ मैं। उन्होंने माजरत कर ली कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती। अब ना आइंदा कभी। वो तलखी से बोले। लाडले बेटे का खुद से बेगाना अंदाज देखते थे तो दिल नहीं करता था इसका दिल तोड़ने वाली बात करे, मगर फिल वक्त तो इसकी हर आस और उम्मीद तोड़ने में ही इसकी बेहतरी थी। आप मेरी कंडीशन नहीं समझ पा रहे पापा। वो लड़की मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। मैं इस तरह अपने ख्वाबों को उजड़ते नहीं देख सकता। वो अपने बाल को नोचने को था। कोई ऐसे शख्स से पूछे जिसे बिनाई देकर वापस ले ली गई हो। तलाल इस वक्त ऐसा ही शख्स था। मैं जानता हूँ तलाल, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी के इस अहम फैसले पर हम दोनों में से किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। मगर अब बात इज्जत पर बनाइए माई सन। वो तुम वहाँ गए, उन लोगों का रवैया अपने आंखों से देख आए हो। अब और क्या पूछना बाकी रह गया? पापा ने रसान से समझाया तो वो खाली नज़रों से उन्हें देखने लगा। यहाँ बैठो, इत्मीनान से सोचो अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में और हमारे साथ मिलकर फैसला करो। महरमा के अलावा किसी भी लड़की का नाम लो, हम इस बार तुम्हारी पसंद की खुश दिली से कबूल करेंगे। वो बहुत आराम से कहते तलाल को वो दुनिया के जालिम तरीन इंसान लगे। उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बिठाकर वो यकीनन इसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू करने वाले थे। मगर जो भी इसे महरमा के अलावा किसी और के बारे में सोचने को कहता वो जालिम ही तो था।
तलाल उठ खड़ा हुआ। मुझे सोचने दे पापा, अपनी इस गैर यकीनी बर्बादी के बारे में, इस जिल्लत के बारे में जो बिना किसी कसूर के मेरे माथे पर मल दी गई है, और इस इंसल्ट के बारे में जो अफंदी हाउस वालों ने की। मुझे वक्त दे सोचने का, मैं अभी कोई फैसला नहीं करना चाहता। वो बेबसी से हारे हुए अंदाज में बोला। उन्होंने उठकर इसे शानों से थाम कर हल्का सा झटका और दृष्टि से बोले, बी अ मैन, मर्द बनो, शानदार माजी पर रोने के बजाय मुस्तकबिल को शानदार बनाने का सोचो। तुम अब मेहरमा अफंदी से आगे का सोचोगे, एंड इट्स माई ऑर्डर, और ये मेरा हुक्म है। तलाल ने ज़ख्मी नज़रों से उन्हें देखा तो वो धीमे पड़ गए। उन्होंने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तलाल। अब अपने बाप की बरसों की बनाई इज्जत तुम ही बचा सकते हो। अब की बार इसके कंधों पर इनकी गिरफ्त दोस्ताना थी, मगर इनके लबुल लहजे और अल्फाज से झलकती क़तियत तलाल अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वो इनका हाथ हटाता वहाँ से तेज़ कदमों के साथ अपनी कमरे की तरफ बढ़ा, तो भी अपने शानों पर अपने घराने की इज्जत का बार महसूस कर रहा था। इसे अपनी ज़िंदगी का हतमी फ़ैसला करके अपने वालिदैन को बताना था। भाभी की बहन तलाल ने इस वक्त मेहरमा से सख्त नफरत महसूस की। इसकी ज़िंदगी को इससे दोराहे पर ला कर छोड़ देने वाली वही थी। रात धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब रवाती। न जाने कितने घंटे गुजर गए। वो शल होते दिमाग के साथ अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। कल तक अपनी ज़िंदगी में वो हर बात मेहरमा के साथ इसके हवाले से सोच रहा था, और आज इस खाने में किसी ख्याल को पेकर रख कर सोचने से मौत लग रही थी। तो मैं वो फैसला क्यों ना करूं जिससे चोट मेहरमा अफंदी के दिल को भी लगे। इसका जहन ही नहीं, चोट खाई अना भी अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। वो बेख्तियार उठ बैठा। इसकी आंखों में छाई सदमे बेयकीनी की कैफियत की जगह वहशत ने ले ली थी। वहशत जो सुकून क़ल्ब से हासिल करने के लिए आदमी कुछ भी करवा लेती। तलाल भी अब इस मुकाम पर था कि कुछ भी करने को तैयार था। इसने बिजली की सी साथ तेज़ी के साथ हाथ मार कर तकिए के पास रखा मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाई। आंखों में फैलती सुर्खी इसकी बदतरीन जहनी कैफियत की गमास थी। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही कॉल अटेंड कर ली गई। तलाल बोल रहा हूँ, सारा मामला तुम तक पहुँच चुका होगा। मेहरमा से मेरी शादी नहीं हो रही। क्या तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो? वो ठहरे हुए लहजे में पूछ रहा था, और तूफ़ान ठहरे हुए समुद्रों की तह में ही हुआ करते हैं। दूसरी तरफ इस कदर गैर मुतवक्किल प्रपोजल पर दंग रह गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने मेहरमा को बेजार किया था। वो अलमारी का पट बंद करती पलटी। आ जाओ, वो इसी बेजारी से बोली। आहिस्ता सा दरवाज़ा खोल कर मोहित अंदर दाखिल हुआ था। मेहरमा ने लब भींचो, सीने पे बाजू लपेट कर खड़ी हुई। अंदाज़ ऐसा ही था जैसे बज़बान खामोशी से पूछ रही हो, जी फरमाए। मगर आने वाले को तो गोया फुर्सत में था। ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले, पंजों के बल खफीफ सा उचकता वो नाक़दाना नज़रों से इसके कमरे का जायज़ा ले रहा था। नाइस रूम। मेहरमा ने कोफ्त महसूस की। मेरे कमरे की इंटीरियर आराइश पर तो सैर हासिल गुफ्तगू करने नहीं आए होंगे तुम। मेहरमा ने तलक़े से कहा था। मोहित ने आईब्रोज काकर से देखा। आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ मोहतरमा, जताकर बोला। आगा जान से कह दो कि ये चंद दिन गुजर जाने दे, फिर जो तूफ़ान उठाना है उठा ले। वो गुस्से से बोली, मगर बुरा हो उस आवाज़ का जो बावजूद ज़ब्त के ऐन मौके पर भर्रा गई। मेहरमा थक कर बिस्तर के किनारे पर टिक गई तो वो कुर्सी घसीट कर इसके सामने आ बैठा। अब क्या फ़ायदा इस सारी भाग दौड़ का मोहित, जब मैं ज़िंदगी के खेल से ही बाहर कर दी गई हूँ। वो टूटे हुए लहजे में बोली तो एक आंसू पलक से टूट कर रुखसार पर सितारे की मानिंद आ टिका। मोहित ने निगाह चुराई। मुझे शुरू से बताओ मेहरमा, तुम इनमें से किसी को पहचानती हो? नुमेर को देखा तो होगा तुमने। क्या कहता है वो? महज निकाह करके तुम्हें वापस छोड़ जाना। कुछ डिमांड होगी उसकी? वो ताबड़तोड़ सवाल कर रहा था। मेहरमा शिकस्त दिली से बोली, वो अब कहाँ मिलेगा मोहित, बल्कि वो अब कभी नहीं मिलेगा। फिर इसने खौफजदा होकर झुझुरी से ली। और अगर वो ना मिला तो? उसने नम आंखों से मोहित को देखा। क्या मैं सारी उम्र इसकी कैद में जकड़ी रहूंगी मोहित? वो उम्मीद भरी नज़रों से पूछ रही थी तो मोहित ने गहरी सांस भरी। वो एक जाना पहचाना सा शख्स था मोहित, जैसे इसे कहीं देखा हो मैंने। नुमेर अफंदी की शक्ल जहन में लाते हुए मेहरमा उलझे हुए अंदाज में बोली तो मोहित चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? यानी मिलने जुलने वालों में से कोई है? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। बस यूँ ही कुछ देखा हुआ चेहरा। वो मज़ीद उलझी, फिर यकलज़ जैसे इसका जहन में झमाका सा हुआ। कोई धुन थी जो एकदम से छटी थी। हाँ,
میرے خیال میں مجھے یاد آ گیا وہ کون تھا، وہ بے اختیار سے سنسنی خیز انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ موہت نے ایک ٹھہری ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، وہ بغور اسی کو دیکھ رہی تھی، چپتے ہوئے لہجے میں بولی، اور میرے خیال میں تم بھی اس شخص کو جانتے ہو موہت افندی۔ چند لمحوں تک اسے دیکھنے کے بعد وہ ہلکا سا کھنکارتے ہوئے اٹھ کر مہرماں کے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں دو نفوس کے ہوتے ہوئے بھی بے حد خاموشی تھی، بامانی خاموشی۔ تو وزن ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی 5ویں قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ چلے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں۔ چلیں اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔